हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया हो? सभी ने एकदम मस्त रहना है, एकदम अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी चालू रखनी है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सीए फाइनल एएफएम का हमारा सुपर 60 क्वेश्चंस का जो डिस्कशन है इसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो हमारे बचे हुए 3 चैप्टर्स हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, फॉरेक्स और इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसको क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इन 3 चैप्टर्स से आपको एग्जाम में 20 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो आप इनको निग्लेक्ट तो कर ही नहीं सकते। और एक और चीज, आप फॉरेक्स चैप्टर को भी छोड़ के नहीं जा सकते, ठीक है? क्योंकि इस बार जो है बहुत हाई चांस है कि आईसीआई क्या करेगी, फॉरेक्स चैप्टर से एक 8 से 10 मार्क की जो है केस स्टडी बना के पूछ लेगी। आप फॉरेक्स चैप्टर को भी छोड़ के नहीं जा सकते। आपने और कुछ भी नहीं तो क्या करना, फॉरेक्स और आईएफएम के लिए ये वाला वीडियो पूरा की पूरा देख लेना है। इससे क्या होगा, हर एक कॉन्सेप्ट जो है आपका रिवाइज करके हो जाएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा रहेगी, वो भी हम क्या करेंगे, पूरा की पूरा इस वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है? ये जो आपको अभी पीडीएफ दिख रहा है स्क्रीन पे, अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से जाके इसको आप डाउनलोड कर लो। सुपर 60 क्वेश्चंस एज वेल एज सॉल्यूशंस का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा है। ठीक है? टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आपने क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन भी कर लेना है। वहां पर ही पूरी अपडेट वगैरह मैं देते रहता हूँ, और आप क्या करोगे, ये पीडीएफ भी डाउनलोड कर लोगे। ठीक है? सुपर 60 क्वेश्चंस के डिस्कशन के ऑलरेडी 3 पार्ट जो है ये मैंने अपलोड कर दिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये 2 सेशन मैंने लाइव लिए थे, तो लाइव सेक्शन में आपको दिख जाएगा, और एक सेशन मैंने रिकॉर्डेड अपलोड किया था। ठीक है? तो उन सभी वीडियो की लिंक्स भी मैं क्या करूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। तो अगर आपका कोई पार्ट देखने का बाकी होगा तो उसको भी आपने जरूर से क्या करना है, देख लेना है। ये बहुत ही बढ़िया वाले वीडियोस हैं जिनमें आपका क्या हो रहा है, एएफएम का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जा रहा है। हर एक कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज करके हो जा रहा है। जो भी क्वेश्चंस वगैरह जिनके आने की चांसेस बहुत ज्यादा है, वो भी हम पूरा देखते जा रहे हैं। कैसे उन क्वेश्चंस का प्रेजेंटेशन वगैरह करना है, कैसे उनका सोल्यूशन पूरा लिखना है, वो भी मैं आपको पूरा साथ साथ में बताते जा रहा हूँ। ठीक है? तो जरूर से आपने इन वीडियोस को देख लेना है। आपको खुद को जो है देखना, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, अब हमारी एफएम की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो गई है। एक अंदर से बिलीफ आएगा कि हाँ, एग्जाम में भी 60+, 70+ मार्क्स भी इजीली लेके आ ही जाएंगे। ओके, ठीक है। एक और चीज, आप लोग तो May 25 एग्जाम में निकल ही जाओगे। आप लोग को तो अब आगे बैचेस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट जो भी आपके जूनियर्स वगैरह उनको जरूर से हमारी बैचेस रिकमेंड करना। ठीक है? अभी रेगुलर बैच भी चालू हो रही है। साथ ही में अगर किसी को एग्जाम ओरिएंटेड बैच चाहिए तो वो भी ले सकता है, वो क्रैश कोर्स बैच भी है। ठीक है? तो जो चाहिए वो वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा और वो परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये क्लासेस बेनिफिशियल लग रही होगी तो आप अपने जूनियर्स को जरूर से रिकमेंड करो। चैनल पे पहली बार आए होगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है? वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिससे सब लोग जो इसका बेनिफिट ले। ठीक है? चलो, तो बिना किसी देरी के फटाफट से अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जो है वो वाला चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, और बाद में आ जाएंगे हम फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट से। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर होता है बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एमसीक्यूज नहीं होते थे ना, तब आईसीआई क्या करती थी, इस चैप्टर से 2 क्वेश्चंस पूछती थी। ठीक है? मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया था यूट्यूब पे, जिसमें मैंने क्या करा था, पिछले 6 अटेम्प्ट के जो पेपर्स थे उसको पूरा एनालाइज किया था। तो वहां पर आपको दिख भी रहा होगा कि इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट से क्या होता है, मिनिमम 8 मार्क का तो एग्जाम में पूछा ही जाता है, और कभी कभी तो क्या हुआ है, 12 मार्क 16 मार्क तक का भी पूछा है आईसीआई ने। ओके? तो जब एमसीक्यूज नहीं थे तब 2 क्वेश्चंस आते थे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एक थियरी क्वेश्चन। अभी नवंबर 24 एग्जाम में तो क्या करा आईसीआई ने, हद ही कर दी, और क्या करा, 3 क्वेश्चंस पूछे थे इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट के। और नवंबर 24 के सुपर 60 क्वेश्चंस के पीडीएफ में जो मैंने क्वेश्चंस दिए थे ना, वही वाले क्वेश्चंस आए थे, फिगर्स वगैरह चेंज करके। मैंने वहां पर क्या करा था, एक डेरिवेटिव बैंक वाला क्वेश्चन भी दिया था, वो आ गया था 4 मार्क के लिए एग्जाम में। मैंने आपको बोला भी था वहां पर कि फाइनेंशियल स्वैप जो है नवंबर 24 एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो भी आया था। वैसे ही अभी May 25 एग्जाम के लिए जो मुझे 5 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इस चैप्टर से, वो मैंने आपको दे रखे। इनको आपने एकदम अच्छे से करके जाना है, और बहुत ही ज्यादा चांसेस रहेगी कि आपको इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है? चलो, तो सबसे पहले अभी हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं, और बाद में मैं आपको पूरा क्वेश्चन भी समझा दूंगा, और कैसे इसको पूरा सॉल्व करना है वो भी पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक और चीज, अगर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं, तो वैसा नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व कराना रहा तो बहुत जल्दी हो जाता है। आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने 20 आवर्स का कंटेंट तो डाल दिया यूट्यूब पे सुपर 60 क्वेश्चन के डिस्कशन का। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगता है, 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम लगेगा क्या? नहीं। तो वहाँ पर बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें। ठीक है? कॉन्सेप्ट्स वगैरह भी वहाँ पर आपके पूरे अच्छे से कवर होते जा रहे हैं। इसके लिए बोल रहा हूँ कि वीडियोस देखो, तो आपको जो है बहुत ज्यादा बेनिफिट इसका मिल जाए। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो, इसको फटाफट से एक बार रीड कर लो। SpaceX Public Limited Company's consumer electronics wholesaler. Business of the firm is highly seasonal in nature.
इन 6 months of a year firm has a huge cash deposits and especially near Christmas time, and other 6 months firm face cash crunch leading to borrowing of money to cover up its exposures for running the business. तो हमने जो पहला पैराग्राफ रीड किया उससे क्या चीज समझ में आ रही है कि जो कंपनी है स्पेसएक्स 6 महीने तो उसका धंधा बहुत बढ़िया चलता है और वो 6 महीने उसके पास भरपूर कैश भी रहती है, बट जो बचा हुआ 6 महीने उसमें क्या हो रहा है, उसका धंधा नहीं चल पाता है, इस वजह से उसको कैश की दिक्कत आती है और वो क्या करती है, फिर लोन लेती है। तो कंपनी क्या करती है, फिर लोन लेती है वैसा, ठीक है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फर्म शैल बोरो अ सम ऑफ 25 million pounds फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ सिलेक्ट सीजन इन अबाउट 3 months। अभी हमने ये जो लाइन रीड करी इससे क्या चीज समझ में आई, तो जो कंपनी है स्पेसएक्स वो 25 million pounds का जो लोन लेने का सोच रही है आज से 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए। 25 million pounds का जो लोन लेने का सोच रही है आज से 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए। सिलेक्ट सीजन मतलब क्या हो रहा है, वो टाइम पीरियड जिसमें बिजनेस नहीं चलता है। पहले पैराग्राफ में क्लियरली लिख के दिया था कि 6 महीने जो है कंपनी का बिजनेस नहीं चल पाता है, ठीक है, इस वजह से उसको कैश की दिक्कत आती है और वो क्या कर रही है, वो टाइम पीरियड के लिए फिर क्या करती है, लोन लेती है। यहाँ पर उसने क्लियरली बोल भी दिया कि लोन का जो अमाउंट है क्या रहेगा, 25 million pounds रहेगा, बट ये लोन जो है कंपनी आज की तारीख में नहीं ले रही, क्या करेगी, 3 महीने के बाद लेगी और कितने टाइम पीरियड के लिए, पूरे 6 महीने के लिए। ओके, द बैंकर ऑफ द फर्म हैज गिवन द फॉलोइंग कोटेशंस फॉर फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। ये कोटेशंस देखो यहाँ पर दे रखे, आगे रीड करना। 3 month 50,000 pound फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिंग इन अ पीरियड ऑफ 3 months इज कोटेड एट 94.15। यू आर रिक्वायर्ड टू, फर्स्ट पार्ट क्या है, advise the position to be taken in future market by the firm to hedge its interest rate risk and demonstrate how 3 months future contract shall be useful for the firm if later interest rate turns out to be, पहला सिनेरियो 4.5% and दूसरा सिनेरियो 6.5%। तो आपको बताना है स्पेसएक्स ने जो है अपने आप को हेज करने के लिए फ्यूचर मार्केट में कौन सा पोजीशन लेना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन। यहां पर पहले तो आप ये चीज समझो, तो जो कंपनी है स्पेसएक्स उसको क्या करना है, 25 million pounds का लोन लेना है, कब, आज से 3 महीने के बाद। उसको किस चीज का डर सता रहा होगा कि कहीं 3 महीने में इंटरेस्ट रेट बढ़ न जाए, ठीक है, उसको किस चीज का डर सता रहा है कि कहीं 3 महीने में इंटरेस्ट रेट बढ़ न जाए। अपने आप को हेज करने के लिए वो क्या करेगी, अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन लेगी। पीछे का रीजन अब मैं आपको जो दे रहा हूं उसको एकदम ध्यान से सुनना। देखो आज की तारीख में जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उनका प्राइस जो है क्या दिया, 94.15 दिया है। आज की तारीख में जो फ्यूचर का प्राइस हो क्या है, 94.15 है। ये 94.15 जो है हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं। कैसे, 100 माइनस 94.15 करो आप तो क्या होगा, 5.85 आएगा। तो आज की तारीख में जो इंटरेस्ट रेट हो कितना है, 5.85% है। अब कंपनी को जो है किस चीज का डर सता रहा है कि कहीं 3 महीने में इंटरेस्ट रेट बढ़ न जाए। तो लेट्स सपोज करो जो चीज का डर सता रहा है वो चीज क्या हो रहा है, सही में हो जा रही है। ओके, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ के जो है क्या हो जा रहा है, लेट्स सपोज करो 7% हो जा रहा है। तो 3 महीने के बाद जो फ्यूचर का प्राइस रहेगा, 3 महीने के बाद जो फ्यूचर का प्राइस रहेगा वो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 7 यानी कितना होगा, 93 हो जाएगा। अब अगर आज की तारीख में कंपनी क्या कर रही है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन ले रही है, तो क्या करेगी कंपनी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बेचेगी। क्या प्राइस पे बेचेगी, 94.15 पे। और अगर सही में क्या हो रहा है, जो चीज का डर सता रहा था वो चीज अगर सही में हो गई, क्या हो रहा है, 3 महीने में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो 3 महीने के बाद क्या होगा, फ्यूचर का प्राइस कम हो जाएगा। तो कंपनी अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करेगी, कम भाव पे क्या करेगी, फिर फ्यूचर खरीद लेगी, तो उसको क्या होगा, फायदा हो जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको डेरिवेटिव्स में भी बताई थी कि जो चीज का कंपनी को डर सताता है कंपनी क्या करती है, उसी से फायदा बनाने का सोचती है। यहां पर कंपनी को किस चीज का डर सता रहा है कि कहीं 3 महीने में इंटरेस्ट रेट बढ़ न जाए, उसी से कंपनी क्या करेगी, फायदा बनाने का सोचेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ेगा। तो अभी मैंने जो इतना आपको पूरा बोल के बताया, इतना आपको लिखना नहीं है, आपको सिर्फ लिखना एक ही लाइन है कि वो जो कंपनी है स्पेसएक्स क्या करना चाहिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए। बस इतना ही आपको लिखना है, एक्सप्लेनेशन जो है वगैरह वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईसीआई भी उसको अपने सॉल्यूशन में नहीं लिखती है। ओके, बट वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, जो भी अभी मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया वो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। ओके, ठीक है। अब कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करना पड़ेगा वो चीज भी आपको निकालना पड़ेगा। तो आप कैसे निकालोगे, और यहां पर मिस्टेक होने की फुल चांसेस रहेगी। यहां पर देखो बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 25 million pounds जो लोन का अमाउंट हो गया 25 million pounds है, और एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज हो गया 50,000 pounds है। तो नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो शॉर्ट करने पड़ेंगे वो निकालते वक्त स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 25 million pounds डिवाइडेड बाय 50,000 pounds करते हैं। तो अगर आप सिर्फ इतना ही कर रहे हो तो आपने गलती कर दी। क्यों गलती हो रही है वो भी समझना। लोन का जो टेन्योर है वो क्या है, 6 months का है। ये जो 25 million pounds का लोन ले रही है कंपनी, वो कितने टाइम पीरियड के लिए ले रही है, 6 महीने के लिए ले रही है। और जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसकी मैच्योरिटी तो क्या हो रही है, 3 महीने में ही आ जा रही है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, सिर्फ 25 million pounds डिवाइडेड बाय 50,000 pounds कर रहे हो, तो आपने क्या करा, मिस्टेक कर दिया। आपने क्या करना चाहिए, इस चीज को मल्टीप्लाई करना चाहिए इससे 2 से, और ये 2 कहां से आ रहा है, 6 डिवाइडेड बाय 3 करने पे।
ठीक है। लोन का टेन्योर क्या है 6 मंथ्स और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मैच्योरिटी क्या हो रहा है 3 महीने में आ जाएगा, तो 6 मंथ्स डिवाइडेड बाय 3 मंथ्स करने पे क्या होगा 2 आ जाएगा। तो कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करना पड़ेगा, ये कैसे निकालोगे आप, लोन का जो अमाउंट है 25 मिलियन पाउंड्स डिवाइडेड बाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है, तो डिवाइडेड बाय क्या 50,000 पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 2, ये पूरा निकालोगे आप तो कितना आएगा देख लो, 25 मिलियन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 50,000 पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 2, ये करने पे क्या हो रहा है 1000 आ रहा है। तो स्पेसएक्स ने जो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है शॉर्ट करना चाहिए, ये तो हमने बता दिया था। और कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करना चाहिए, 1000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, अब पहला सिनेरियो क्या दिया है कि 3 महीने के बाद जो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट है कितना निकल के आ रहा है 4.5% का निकल के आ रहा है। तो 3 महीने के बाद जो फ्यूचर का प्राइस है वो क्या रहेगा, ठीक है, प्राइस ऑफ फ्यूचर आफ्टर 3 मंथ्स जो क्या रहेगा 100 माइनस 4.5 यानी कितना आएगा 95.5 आ जाएगा। तो यहां पर जो स्पेसएक्स ने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन लिया उस पर तो क्या होगा, उसको नुकसान हो जाएगा क्योंकि उसने स्टार्टिंग में बेचा कितने में 94.15 में, और 3 महीने के बाद जो अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगी तब उसको खरीदना कितने में पड़ेगा 95.5 में। क्या हो रहा है, उसको नुकसान हो जा रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है 95.5 माइनस 94.15, तो कितने का नुकसान आ रहा है 1.35 का। तो ये जो नुकसान है हमने क्या करा अभी परसेंटेज टर्म्स में निकाला। ओके, स्पेसएक्स ने जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन बनाया है उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसको 1.35% पर एनम का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है। अब ये जो नुकसान है इसको अगर क्या करोगे आप पाउंड्स में निकाल लोगे, उसका जो अमाउंट है वो अगर आप निकालोगे, कैसे निकालना पड़ेगा देखो, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो शॉर्ट किया है उसके ऊपर कितना नुकसान हो रहा है पहले वो निकाल लो। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज है कितना है 50,000 पाउंड्स है, जो नुकसान हो रहा है परसेंटेज टर्म्स में वो कितना है 1.35% पर एनम का, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.35%। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो मैच्योरिटी हो क्या 3 महीने में आ जा रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 3/12। इतना नुकसान हो रहा है एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने पे। ठीक है, स्पेसएक्स ने जो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किया उसके ऊपर पूरा मिला कितना नुकसान हो रहा है, तो 1000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो शॉर्ट किए उसके ऊपर पूरा मिला के कितना नुकसान होगा, तो क्या करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाइड बाय 1000 करना रहेगा। इसकी वैल्यू निकाल लो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.35% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये करने पे कितना आ रहा है 1,68,750 पाउंड आ रहा है। तो स्पेसएक्स ने जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन लिया है उसके ऊपर उसको 1,68,750 पाउंड का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है, तो 1,68,750 पाउंड देना पड़ेगा, इतने पाउंड का क्या होगा आउटफ्लो होगा। ओके, एक और चीज आप देखो क्या होगी, जो 25 मिलियन पाउंड का लोन चाहिए था स्पेसएक्स को, स्पेसएक्स क्या करेगी 25 मिलियन पाउंड का लोन ले लेगी, क्या इंटरेस्ट रेट पे 4.5% के इंटरेस्ट रेट पे, कितने टाइम पीरियड के लिए 6 महीने के लिए। तो जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस आएगा कि जो लोन लिया है 25 मिलियन पाउंड का उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस आएगा वो कितना रहेगा देखो 25 मिलियन पाउंड मल्टीप्लाइड बाय 4.5% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये करने पे कितना आ रहा है 5,60,500 पाउंड आ रहा है। ठीक है, तो जो लोन लिया गया है 25 मिलियन पाउंड का 4.5% इंटरेस्ट रेट पे 6 महीने के लिए, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट का एक्सपेंस हो रहा है वो कितना आ रहा है 5,60,500 पाउंड का हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, इतना इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर भी क्या होगा पाउंड का आउटफ्लो होगा। तो पूरा मिला के जो आउटफ्लो हो रहा है वो कितना रहेगा, जो नुकसान हुआ था वो और अभी जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ रहा है वो, तो इन दोनों का आप क्या करोगे एडिशन कर लोगे। तो नुकसान मेरे ख्याल से 1,68,750 आया था और इंटरेस्ट का पेमेंट कितना है 5,62,500 है, तो दोनों को ऐड कर लो। ये करने पे कितना आ रहा है 7,31,250 पाउंड आ रहा है। ओके, अब आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालोगे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा, पूरा मिला के जो हमारा पाउंड्स का आउटफ्लो है उसको आप न्यूमरेटर में लिख दोगे तो कितना आएगा 7,31,250 पाउंड्स आप न्यूमरेटर में लिखोगे, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या होगा लोन अमाउंट आ जाएगा यानी कितना 25 मिलियन पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप सिर्फ इतना ही कर रहे हो तो आपका क्या होगा 6 महीने का जो इंटरेस्ट का कॉस्ट है वो परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा आपको। बट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चाहिए, तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कभी भी क्या होता है एनुअलाइज दिखाते हैं, पर एनम किसमें दिखाते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा पूरी चीज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12/n से। 12/n से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको लोन का टेन्योर मंथ्स में गिवन है, लोन का टेन्योर क्या है 6 मंथ से, मल्टीप्लाई किसे करें 12/n से। अगर आपको लोन का टेन्योर डेज में दिया होता था तो मल्टीप्लाई किसे करते थे 365/n से। ओके, बट यहाँ पर आपको लोन का टेन्योर मंथ्स में गिवन, इसलिए मल्टीप्लाई किसे करें 12/n से। और यहाँ पर n कितना है आपका 6 है, तो मल्टीप्लाई किसे करेंगे हम 12/6 से। आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देखो कितना आ जाएगा 7,31,250 डिवाइडेड बाय 25 मिलियन पाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 6, ये करने पे कितना आ रहा है 5.85% आ रहा है, आ रहा है 5.85%। तो अगर 3 महीने के बाद जो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट हो कितना निकल के आ रहा है 4.5% का निकल के आ रहा है, तो उस केस में जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमें लगेगा, ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं अपने आप को हैच कर लेना, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन लेकर क्या करा स्पेसएक्स ने तो अपने आप को हैच कर लिया था, तो उसको जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लग रहा है वो कितना लग रहा है 5.85% का लग रहा है। यही चीज देखो यहां पर हमने पूरी लिख के बताई है, देख लो।
कि SpaceX जो है क्या कर रही है, अपने आप को हैच करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन ले रही है। कितने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करना पड़ेगा, क्या आएगा 25 मिलियन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 50,000 पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 2, तो करने पे क्या आ रहा है 1000 आ रहा है, ठीक है। 1000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट करने पड़ेंगे। अब पहला वाला सिनेरियो देखो क्या है कि अगर 3 महीने के बाद जो इंटरेस्ट रेट हो कितना है 4.5% है, तो उसके इसमें जो फ्यूचर का प्राइस रहेगा 3 महीने के बाद वो कितना रहेगा 100 माइनस 4.5 यानी कितना 95.5। तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन बनाया उस पर क्या होगा, नुकसान हो जाएगा कितना 95.5 माइनस 94.15 यानी कितना 1.35% पर एनम। तो ये जो नुकसान हो रहा है उसको जब आप अमाउंट में निकालोगे, ठीक है, पाउंड्स में निकालोगे तो कितना आएगा 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.35% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये करने पे कितना आया था हमारा 1,68,750 पाउंड्स आया था, दिख गया 1,68,750 पाउंड्स। अब जो 25 मिलियन पाउंड्स का लोन है वो क्या होगा, SpaceX ले लेगी क्या इंटरेस्ट रेट पे 4.5% का इंटरेस्ट रेट पे 6 महीने के लिए। उसके बाद जो इंटरेस्ट एक्सपेंस हो कितना आएगा 25 मिलियन पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 4.5% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये करने पे कितना आ रहा है 5,60,500 पाउंड्स आ रहा है। तो जो टोटल आउटफ्लो हो रहा है वो कितना रहेगा, इन दोनों का एडिशन 5,60,500 प्लस 1,68,750 कितना आ गया 7,31,250 पाउंड्स। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है पर एनम में एनुअलाइज जो है वो क्या रहेगा 7,31,250 डिवाइडेड बाय 25 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 12/6। वही चीज यहां पर हमने पूरी करी है, कितना आ गया 5.85%। ओके, अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछते थे तो इतना करना ही नहीं पड़ता था, आप आंसर ओरली बता सकते थे। कैसे, स्टार्टिंग में जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं तब हमने जो है एक फ्यूचर जो है कितने में बेचा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो क्या कोट था जब 94.15 था ना, ठीक है। आज की तारीख में हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं और आज की तारीख में फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो क्या कोट कर रखा है 94.15। इसका मतलब ही क्या होगा 100 माइनस 94.15 जब आप करोगे तो कितना आएगा 5.85%। तो जब SpaceX क्या कर रही है, अपने आप को हैच करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन बना रही है, उसने क्या करा, एक तरीके से क्या करा, अपना इंटरेस्ट रेट फिक्स कर दिया कि 3 महीने के बाद हम इंटरेस्ट रेट चाहे कुछ भी रहे उसको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। SpaceX को जो है फर्क नहीं पड़ेगा, 3 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट चाहे 5.85% से ज्यादा रहे या 5.85% से कम रहे, तो क्या होगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा उसका। तो हर सिनेरियो में जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है कितना निकल के आएगा 5.85% ही निकल के आएगा। जैसे यहां पर जो सेकंड वाला सिनेरियो है, ठीक है, कि अगर 3 महीने के बाद इंटरेस्ट रेट 6.5% हो जाता है, ये वाले सिनेरियो में भी जब आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालोगे तो आपका क्या होगा 5.85% ही आएगा, पक्की बात है, आप देख लो, ठीक है। तो अगर 3 महीने के बाद जो इंटरेस्ट रेट हो कितना है 6.5% है, तो प्राइस ऑफ फ्यूचर आफ्टर 3 मंथ्स जो है क्या हो जाएगा 100 माइनस 6.5 यानी कितना होगा 93.5 हो जाएगा। हमने क्या करा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन बनाया था स्टार्टिंग में, तो हमने बेचा कितने में था, हमने स्टार्टिंग में जो फ्यूचर्स बेचा कितने में 94.15 में, और 3 महीने के बाद हम हमारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए अब क्या करेंगे, फ्यूचर्स खरीदेंगे। क्या प्राइस पे खरीदेंगे 93.5 पे खरीदेंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें फायदा हो रहा है, हमने बेचा था 94.15 पे और खरीद रहे कितने में 93.5 पे। कितने का फायदा होगा 94.15 माइनस 93.5 कर लो, 94.15 माइनस 93.5 कितना आ रहा है 0.65 आ रहा है। तो हमें फायदा जो परसेंटेज टर्म्स में होगा वो हमने निकाल लिया, कितना आ रहा है 0.65% पर एनम। ओके, अब हमें जो फायदा हो रहा है उसको अगर आपको क्या करना है अमाउंट में निकालना है, पाउंड्स में निकालना है, तो कैसे निकालोगे, एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो हमने शॉर्ट किया है उसके ऊपर कितना फायदा होगा वो आप कैसे निकालोगे। एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो साइज हो कितना है 50,000 पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय फायदा जो आपको हो रहा है परसेंटेज टर्म्स में कितना है 0.65%, तो मल्टीप्लाइड बाय 0.65% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। और ऐसे हमने 1000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए तो 1000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे पूरा मिला के कितना फायदा हो जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाय 1000। इस चीज का वैल्यू आप निकाल लो, तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.65% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये करने पे कितना आ रहा है 81,250 पाउंड्स आ रहा है। तो अगर 3 महीने के बाद जो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट है वो 6.5% अगर निकल के आता है तो उस केस में क्या होगा, हमने जो 1000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन बनाया था उसके ऊपर हमें जो फायदा हो रहा है वो कितना है 81,250 पाउंड्स का हो रहा है, ठीक है। तो 81,250 पाउंड्स का क्या होगा, इनफ्लो होगा। ओके, एक और चीज अब क्या होगी, जो SpaceX क्या करेगी 25 मिलियन पाउंड्स का क्या करेगी, लोन ले लेगी। क्या इंटरेस्ट रेट पे 6.5% इंटरेस्ट रेट पे, कितने महीने के लिए 6 महीने के लिए। तो उसके बाद जो इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा वो कितना रहेगा 25 मिलियन पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 6.5% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना आ रहा है 8,12,500 पाउंड्स आ रहा है, ठीक है। इतना इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, 8,12,500 पाउंड का इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। और जो फायदा हुआ था वो कितना हुआ था 81,250 पाउंड्स का फायदा हुआ था, तो वहां पर इनफ्लो हो रहा था, ठीक है। जो 81,250 पाउंड्स का फायदा हुआ वहां पर वो क्या हो रहा था, इनफ्लो हो रहा था। और जो इंटरेस्ट का पेमेंट है वो कितना करना पड़ रहा है 8,12,500 पाउंड करना पड़ रहा है। नेट में जो आउटफ्लो होगा, ठीक है, नेट में जो आउटफ्लो होगा वो कितना रहेगा 8,12,500 माइनस 81,250 कितना हो गया 7,31,250 पाउंड्स। तो यहाँ पर भी जब आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालोगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा 5.85%। देखो वही चीज पूरी यहाँ पर लिख रखी है,
ध्यान से देखते जाना, जो भी मैंने ब्लू कलर से लिखा है उसके ऊपर आपको देखना है। तो अगर 3 महीने के बाद जो एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट अगर 6.5% रहता है, तो आपका जो फ्यूचर का प्राइस रहेगा आफ्टर 3 मंथ्स, कितना रहेगा 100 माइनस 6.5 यानी कितना 93.5। आपको जो फायदा हो रहा है, ठीक है, जो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन बनाया था उसके ऊपर आपको क्या होगा, फायदा होगा, क्योंकि आपने बेचा था 94.15 पे और अभी आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने के लिए खरीदोगे क्या प्राइस पे, 93.5 पे। बेचा था 94.15 पे और अभी खरीदोगे कितने पे, 93.5 पे। फायदा कितने का हो रहा है, 94.15 माइनस 93.5 यानी कितना हो गया 0.65% पर एनम। ठीक है, तो आपको आपने जो 1000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में शॉर्ट पोजीशन बनाया था उस पर पूरा मिला के आपको जो फायदा हो रहा है, ठीक है, उसको जब आप पाउंड्स में निकाल लोगे, उसका जब आप अमाउंट निकालोगे तो कितना आएगा, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.65% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 1000। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 0.65% मल्टीप्लाइड बाय 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 1000 कितना आ रहा है, 81,250 पाउंड्स। ठीक है, तो 81,250 पाउंड्स का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फंड्स होगा, 81,250 पाउंड्स क्या होगा, मिलेंगे आपको। और 25 मिलियन पाउंड्स का आप क्या करोगे, आप लोन ले लोगे, क्या इंटरेस्ट रेट पे 6.5% पे 6 महीने के लिए। तो वहां पर आपको जो इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ेगा वो कितना आएगा, 25 मिलियन पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 6.5% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कितना आ रहा है, 8,12,500 पाउंड्स। यहाँ पर इंटरेस्ट का पेमेंट करना है आपको, तो ये इतना क्या होगा, आपको आउटफ्लो करना पड़ेगा। नेट में जो आपको आउटफ्लो करना पड़ेगा वो कितना रहेगा, 8,12,500 माइनस 81,250, ये करने पे कितना आ रहा है, 7,31,250 पाउंड्स आ रहा है। यहाँ पर भी जब आप इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालोगे तो क्या होगा, सेम ही आएगा 5.85%। ये चीज मैंने आपको पहले ओरली बता भी दी थी। तो ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है तो आपका तो आंसर क्या होगा, ओरली आ जाएगा। बट अगर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आता है तो आपको पूरा लिख के बताना पड़ेगा, एक एक स्टेप आपको पूरी लिख के बतानी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आने की चांसेस ज्यादा रहेगी, क्योंकि नहीं पूछेंगे वो क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव पार्ट में पूछेंगे और आपको पूरा अच्छे से प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। ओके, चलो यहां पर हमने फर्स्ट पार्ट निपटा दिया। सेकेंड पार्ट देखो, इवैल्यूएट वेदर द इंटरेस्ट कॉस्ट टू स्पेसएक्स शैल बी लेस हैड इट एडॉप्टेड द रूट ऑफ एफआरए इंस्टेड ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अगर स्पेसएक्स क्या कर रही है, अपने आप को हेज करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बजाय क्या कर रही है, एफआरए को यूज में ले रही है, तो उस केस में उसको फायदा होगा या नुकसान होगा आपको बताना है। यहां पर देखो, अगर स्पेसएक्स क्या कर रही है, अपने आप को हेज करने के लिए एफआरए को यूज में ले रही है, तो यहां पर आपको 3 कोट दे रखे। अब इन 3 कोट में से सिर्फ एक ही कोट आपके काम का है, और वो कौन सा काम का है, 3x9 एफआरए। ये चीज ही सिर्फ आपकी काम की है, ये तो बिल्कुल भी काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर देखो, वो जो कंपनी है स्पेसएक्स, उसको क्या करना है, 25 मिलियन पाउंड्स का लोन लेना है। कब, 3 महीने के बाद। कितने टाइम पीरियड के लिए, 6 महीने के लिए। तो यहां पर आपको जो एफआरए का कोड देखना पड़ेगा वो कौन सा रहेगा, 3x9 एफआरए। ये 3x9 एफआरए का मतलब क्या होता है, 3x9 का मतलब क्या होता है, 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए। ये 3 क्या बता रहा है, 3 महीने के बाद, और 9 माइनस 3 करने पे क्या होगा, 6। तो 3 महीने के बाद 6 महीने के लिए। ओके, तो आपको 3x9 एफआरए का जो कोट है ना वो आपको देखना पड़ेगा। अब यहां पर देखो 2 इंटरेस्ट रेट है, एक है 5.64% और एक है 5.94%। ये 5.64% क्या लैंडिंग का रेट है, 5.94% क्या बोरोइंग का रेट है। अब यहां पर आप देखो स्पेसएक्स को क्या करना है, फंड्स बोरो करना है कि लैंड करना है, बोरो करना है, आपको बोरोइंग का रेट लगेगा, यानी कितना रहेगा 5.94%। तो अगर स्पेसएक्स जो है अपने आप को हेज करने के लिए क्या कर रही है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की बजाय एफआरए यूज में लेती है, उस केस में जो उसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कितना रहेगा, 5.94% रहेगा। ठीक है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के केस में उसको जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था कितना था, 5.85% ही था। ठीक है कि नहीं, एफआरए के केस में जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है कितना है, 5.94% है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था कितना था, 5.85% था। तो आप ही बताओ स्पेसएक्स के लिए कौन सी चीज ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू हेज करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वहां पर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम है। हम कंपनी को क्या एडवाइस करेंगे, हम स्पेसएक्स को क्या एडवाइस करेंगे कि उसने एफआरए के बजाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने आप को हेज करना चाहिए। उससे क्या होगा, उसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लगेगा। और कितना कम लगेगा, 5.94 माइनस 5.85 करोगे तो कितना होगा, 0.09%। यही चीज अब आप क्या करोगे, पूरा लिख के बता दोगे बस, और कुछ नहीं। तो देखो वही पूरा लिख के बता दिया। स्पेसएक्स अगर एफआरए को यूज में ले रही है तो उसके उसको जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा कितना रहेगा, 5.94%। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्पेसएक्स को एडवाइस करेंगे कि उसने क्या करना चाहिए, अपने आप को हेज करने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज में लेना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के केस में जो उसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है क्या रहेगा, कम रहेगा एज कंपेयर टू इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ एफआरए। तो जो सेविंग्स हो जाएगा ऐसा करने से, उसको जो सेविंग्स हो जाएगा वो कितना रहेगा, 0.09% का। अगर वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज में ले रही है, ठीक है, स्पेसएक्स अगर क्या कर रही है, अपने आप को हेज करने के लिए एफआरए के बजाय फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को यूज में ले रही है, तो उसको जो सेविंग्स हो जाएगा वो कितना रहेगा, 0.09% का। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही नहीं गया। ठीक है, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है, और अगर पूछा भी गया होगा तो बहुत टाइम पहले पूछा गया होगा फिर। ठीक है, तो अगर पूछना आ रहा तो पूछ सकते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट में, क्योंकि अगर एमसीक्यू में पूछेंगे तो ओरली आंसर्स आ जाएंगे। ओके, और कितने मार्क्स के लिए आएगा ये, मिनिमम 6 मार्क्स के लिए पूछेंगे, या फिर आ सकता है 8 मार्क्स के लिए।
ठीक है, तो 6 to 8 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अब उसको रीड करना स्टार्ट करो। ABC Limited borrows 15 million pounds of 6 months LIBOR plus 10% for a period of 24 months. The company anticipates a rise in LIBOR, hence it proposes to buy a cap option from its bankers at the strike rate of 8%. The lump sum premium is 1% for the entire reset periods and the fixed rate of interest is 7% per annum. Actual position of LIBOR during the forthcoming reset period is as under. आपको ये टेबल में दे रखा है। Analyze how far interest rate risk is hedged through cap option. Assume that the cap option at the strike rate of 8% is on LIBOR. For calculation, work out figures at each stage up to 4 decimal points and amount nearest to pound. पहले तो आप क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लो। एक कंपनी ABC लिमिटेड वो क्या कर रही है, 15 मिलियन पाउंड्स बोरो कर रही है। कितने टाइम पीरियड के लिए, 24 मंथ्स के लिए, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो नहीं कर रही है, क्या कर रही है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरो कर रही है। और जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है 6 मंथ्स LIBOR प्लस 10% है। यहाँ पर क्या होगा, हर 6 महीने में LIBOR चेंज होते जाएगा। यहाँ पर जो कंपनी ABC लिमिटेड उसको किस चीज़ का डर सताएगा कि कहीं LIBOR बढ़ ना जाए। ठीक है, LIBOR बढ़ने की वजह से क्या होगा, उसका जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना फिर। तो कंपनी को जो यहाँ पर किस चीज़ का डर सता रहा है कि कहीं LIBOR बढ़ ना जाए, तो उससे अपने आप को हैच करने के लिए कंपनी ने क्या करा, कैप ऑप्शन बाय कर लिया है जिसका स्ट्राइक रेट क्या है, 8%। कैप ऑप्शन बाय किया है जिसका स्ट्राइक रेट क्या है, 8%। कैप ऑप्शन मतलब क्या होता है, कॉल ऑप्शन नहीं होता है। कैप ऑप्शन जो है आपका कॉल ऑप्शन जैसा ही काम करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको देखो एक एग्जांपल देके समझा दे रहा हूँ। अगर आपने क्या करा, रिलायंस के शेयर्स पे क्या करा, कॉल ऑप्शन बाय किया, ठीक है, और स्ट्राइक प्राइस कितना है, 1500 रुपीज है। तो मैच्योरिटी पे अगर शेयर प्राइस 1500 से ज्यादा रहेगा तो आप क्या करोगे, कॉल ऑप्शन को एक्सेस करोगे, वरना तो क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। वैसे ही यहां पर भी क्या होगा, हम हर रिसेट पीरियड पे क्या करेंगे, LIBOR देखेंगे। हर रिसेट पीरियड पे हम LIBOR को चेक करने वाले हैं। अगर वो LIBOR जो है 8% से ज्यादा है तब आप क्या करोगे, कैप ऑप्शन को एक्सेस करोगे, वरना क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, हम हर रिसेट पीरियड में क्या होगा, LIBOR को चेक करने वाले। अगर वो LIBOR जो है क्या होगा, 8% से ज्यादा रहा तो हम क्या करेंगे, हमारे कैप ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, वरना क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो रिलायंस के शेयर्स पे आपने कॉल ऑप्शन खरीदा, आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो कितना है, 1500 रुपीज है। मैच्योरिटी पे अगर शेयर प्राइस कितना निकल के आता है, 1600 रुपए निकल के आता है, आप क्या करोगे, कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे और आपको फायदा कितने का हो जाएगा, 100 रुपए का। 1600 माइनस 1500 करने पे क्या होगा, 100 रुपए का आपको फायदा हो जाएगा। वैसे ही यहां पर देखो, ये जो पहला रिसेट पीरियड है, यहां पर LIBOR कितना दिया, 9% दिया, जो कि क्या है, 8% से ज्यादा है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम कैप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर देंगे और हमें कितने का फायदा होगा, 9% माइनस 8%, यानी क्या होगा, 1% का फायदा हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो जब हम कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तब हमें प्रीमियम देना पड़ता है। वैसे ही यहां पर जब हम कैप ऑप्शन खरीदेंगे तब भी हमें क्या होगा, प्रीमियम देना पड़ेगा। कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है, क्वेश्चन में देखो आपने लिख के दिया है कितना प्रीमियम देना पड़ रहा है, यहां पर वो आपको उसने क्वेश्चन में दे दिया है। देखना, लमसम प्रीमियम इज 1% फॉर द एंटायर रिसेट पीरियड्स। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, लमसम प्रीमियम जो है स्टार्टिंग में पूरा पे कर दे रहे हैं, और लमसम प्रीमियम कितना है, 1% ऑफ द लोन अमाउंट है, 1% ऑफ द लोन अमाउंट। यहां पर जब आप 15 मिलियन पाउंड्स का 1% निकालोगे, कितना आ रहा है देख लो, 1,50,000 पाउंड्स आ रहा है। ठीक है, 1,50,000 पाउंड्स आ रहा है। अब यहां पर देखो क्या होगा, जो आपके रिसेट पीरियड्स है वो कितने रहेंगे, 4 रिसेट पीरियड्स रहेंगे। ठीक है, क्योंकि लोन जो है यहां पर जो 15 मिलियन पाउंड्स का लोन है वो कितने टाइम पीरियड के लिए लिया जा रहा है, 24 मंथ्स के लिए लिया जा रहा है। और क्या होगा, हर 6 महीने में तो क्या होगा, LIBOR चेंज होते जाएगा। हर 6 मंथ्स में क्या होगा, LIBOR चेंज होते जाएगा। ठीक है, यहां पर कितने रिसेट पीरियड्स आएंगे, आपके 4 रिसेट पीरियड्स आएंगे। 24 मंथ्स जो है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 पीरियड्स ऑफ 6 मंथ्स ईच। ओके, यहां पर आपके 4 रिसेट पीरियड आने वाले। बट आप क्या हर रिसेट पीरियड के वक्त प्रीमियम पे कर रहे हो, क्या नहीं, आपने क्या करा, लमसम प्रीमियम जो है स्टार्टिंग में पे कर दिया। आप हर रिसेट पीरियड के वक्त प्रीमियम पे नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप हर 6 महीने में प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं कर रहे हो, आपने क्या करा, स्टार्टिंग में क्या करा, लमसम प्रीमियम पे कर दिया। तो आपका सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, जो आपने लमसम प्रीमियम स्टार्टिंग में पे किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एमोर्टाइज करना पड़ेगा ओवर द एंटायर रिसेट पीरियड्स। और उससे जो है आपको क्या चीज मिल जाएगी, कि आप कितना प्रीमियम का अमाउंट अलोकेट कर पा रहे हो हर रिसेट पीरियड पे, वो क्या होगा, आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, कितना प्रीमियम का अमाउंट आप अलोकेट कर पा रहे हो हर रिसेट पीरियड पे, वो क्या होगा, आपका निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया? वो कैसे आप निकालोगे पूरा देखो, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो यहां पर देखना, जो 24 मंथ्स का टाइम पीरियड था तो हमने क्या करा, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, और हर एक पीरियड क्या है, 6 महीने का है। 0,
1 2 3 और ये क्या है 4। ये पहला पीरियड है 6 महीने का, ये दूसरा पीरियड 6 महीने का, ये तीसरा पीरियड 6 महीने का, चौथा पीरियड 6 महीने का। तो जो 24 मंथ्स का टेन्योर था उसको हमने क्या करा, 4 पीरियड्स ऑफ 6 मंथ्स ईच में क्या करा बता दिया। वैसे अब देखो स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ रहा है, लमसम प्रीमियम पे करना पड़ रहा है। कितना, 1,50,000 पाउंड्स, 1,50,000 पाउंड्स का लमसम प्रीमियम हमें स्टार्टिंग में पे करना पड़ रहा है। और हम जो प्रीमियम अमाउंट अलोकेट कर रहे हैं हर रिसेट पीरियड में उसको हमने क्या करा, लेट्स सपोज करो एक्स मान लिया। हम जो प्रीमियम अमाउंट अलोकेट कर रहे हैं हर रिसेट पीरियड में उसको हमने क्या करा, एक्स मान लिया। ओके, अब देखो ये क्या हो रहा है, आपका एन्युटी बन जा रहा है। ध्यान से देखना, ये क्या हो रहा है, आपका एन्युटी बन जा रहा है। ये एन्युटी आपका बन गया। इस एन्युटी का जो प्रेजेंट वैल्यू है वो किसके बराबर आना चाहिए, आपका 1,50,000 के बराबर आना चाहिए। ये आपका एन्युटी बन गया और इस एन्युटी का प्रेजेंट वैल्यू किसके बराबर रहेगा, आपका 1,50,000 के बराबर रहेगा। यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है क्या आ जाएगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। डिस्काउंटिंग का जो रेट है वो क्या रहेगा, देखो यहां पर आपको उसने फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 7% पर एनम दिया, 7% पर एनम दिया। यहां पर आप डिस्काउंटिंग का रेट 7% नहीं ले सकते क्योंकि 7% तो क्या है, पर एनम है। और यहां पर आपके जो पीरियड है वो 1-1 साल के नहीं, क्या है 6-6 महीने के। आपको क्या करना पड़ेगा, 7% को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7% डिवाइडेड बाई 2 करने पे क्या होगा, 3.5% आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर कितने पीरियड्स है, 4 पीरियड्स है। 6 मंथ्स के कितने पीरियड्स है, 4 पीरियड्स है। 3.5% कॉमा 4, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 3.5% कॉमा 4। ये जो आपका एन्युटी था ना, जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 3.5% कॉमा 4। ये 4 निकालने का एक और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर जो लोन का टेन्योर है वो कितना है, 24 मंथ्स है। पहले आप क्या करो, 24 मंथ्स को ईयर्स में कन्वर्ट कर लो। तो 24 मंथ्स यानी कितना ईयर्स होगा, 2 ईयर्स होगा। और उसके बाद में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 करने पे क्या होगा, 4 आएगा। यहाँ पर हम इंटरेस्ट रेट को क्या कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और जो टाइम पीरियड इन ईयर्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका कन्वर्जन पीरियड है वो क्या है, हाफ ईयरली है ना, 6 मंथ्स वाला है। क्या कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट रेट को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, और जो टाइम पीरियड इन ईयर्स है उसको हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बचपन में आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा था, सीए फाउंडेशन में। ठीक है, और ये अब जो है किसके बराबर आना चाहिए, ये जो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है ये किसके बराबर आना चाहिए, तो आपने लमसम प्रीमियम पे किया स्टार्टिंग में 1,50,000 पाउंड, उसके बराबर आना चाहिए। अब आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो है 3.5% कॉमा 4, इसको आप कैलकुलेटर पे निकाल लो। क्वेश्चन में तो दिया नहीं है तो आपको कैलकुलेटर पे निकालना पड़ेगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.035 और इक्वल्स टू का बटन 4 बार प्रेस कर देना, और बाद में जीटी का बटन प्रेस कर दो। तो कितना आ रहा है, 3.673079 समथिंग आ रहा है। क्वेश्चन में एक चीज क्या बोला था, वर्क आउट फिगर्स एट ईच स्टेज अप टू 4 डेसिमल पॉइंट्स, और जब भी आप अमाउंट निकाल रहे हो तो उसको नियरेस्ट इंटीजर में। तो यहां पर हमें क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, 4 डेसिमल पॉइंट्स तक निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, 3.6731 आ जाएगा। x मल्टीप्लाइड बाय 3.6731, दिस इज इक्वल्स टू 1,50,000। x जो है कितना आ जाएगा, देख लो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3.6731 कितना आ रहा है, 40,837.439 आ रहा है। यहां पर आप अमाउंट निकाल रहे हो, अमाउंट आपको नियरेस्ट इंटीजर में निकालना था, तो कितना लिख दोगे आप, 40,837 पाउंड्स। समझ में आ गया। ओके, हम कितना प्रीमियम अमाउंट अलोकेट कर रहे हैं हर रिसेट पीरियड पे, 40,837 पाउंड्स। ये वाला वर्किंग नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपको पूरा अच्छे से लिख के बताना ही पड़ेगा। ओके, आप रफ में नहीं कर सकते, आपको ये पूरा वर्किंग नोट बना के देना है। ओके, तो हमने जो लमसम प्रीमियम पे किया 1,50,000 पाउंड का स्टार्टिंग में, तो हम अमोर्टाइज कर दे रहे ओवर द एंटायर रिसेट पीरियड। उससे हमें क्या चीज मिल गया, प्रीमियम अमाउंट जो हम अलोकेट कर पा रहे हैं हर रिसेट पीरियड पे वो हमें मिल गया। कितना आ रहा है, 40,837 पाउंड्स। अब आगे देखना हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, एक टेबल बनाएंगे और उसमें क्या होगा, 4 कॉलम्स रहेंगे हमारे। पहला कॉलम रहेगा रिसेट पीरियड का, दूसरा कॉलम रहेगा आपका सेविंग्स इन इंटरेस्ट कॉस्ट का, तीसरा कॉलम रहेगा प्रीमियम का, और चौथा कॉलम रहेगा आपका नेट सेविंग्स का। ठीक है, अब यहां पर देखो पहले रिसेट पीरियड के लिए हम पूरा काम कर रहे हैं। तो पहले रिसेट पीरियड में जो लीबर है वो कितना है, 9% है। क्या है, 9% है। अब एक सेकंड देखो, मैं इसको पूरा नीचे कर देता हूं। ये जो मैंने लिखा था ना इसको पूरा नीचे कर दिया। अब यहां पर देखना ध्यान से, फर्स्ट रिसेट पीरियड में जो लीबर है वो कितना है, 9% है। हमने क्या करा, अपने आप को हेज करने के लिए ऑलरेडी क्या करा है, कैप ऑप्शन बाय कर रखा है जिसका स्ट्राइक रेट क्या है, 8% है। यहां पर क्या होगा, कैप ऑप्शन हमारा एक्सरसाइज कब होगा, अगर लीबर जो है, ठीक है, हमारा जो रिसेट पीरियड में लीबर जो है अगर वो स्ट्राइक रेट से ज्यादा रहा तो क्या करेंगे, हम कैप ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे, वरना क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, इसकी रीजनिंग मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही प्रोवाइड कर दी थी। यहां पर देखो फर्स्ट रिसेट पीरियड में जो लीबर है वो क्या है, 9% है, और 9% जो है वो क्या है, 8% से ज्यादा है। ठीक है, 8% से ज्यादा है। इस वजह से क्या होगा, यहां पर हम हमारे कैप ऑप्शन को क्या करेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे।
और उससे हमें कितना फायदा हो जाएगा 9% माइनस 8%, यानी क्या होगा 1% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो पहले रिसेट पीरियड में जो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट में सेविंग्स होगा वो कितना रहेगा, लोन का जो अमाउंट है 15 मिलियन पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 1% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, हर रिसेट पीरियड 6 महीने का ना। तो पहले रिसेट पीरियड में जो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट में सेविंग्स होगा वो कितना रहेगा 15 मिलियन पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 1% मल्टीप्लाइड बाय 6/12। ये कितना आ रहा है देखो, 15 मिलियन पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 1% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, ये करने पे कितना आ रहा है 75,000 पाउंड्स। पहले रिसेट पीरियड में जो हमारा प्रीमियम अमाउंट हमने अलोकेट किया था वो कितना रहेगा 40,837 पाउंड्स। ठीक है, देखो जब हम कॉल ऑप्शन खरीदते तब भी हमें प्रीमियम देना पड़ेगा ना, यहाँ पर जब हम कैप ऑप्शन खरीद रहे तो फुकट में मिल जाएगा कि हमें नहीं, उसके लिए भी हमें प्रीमियम देना पड़ेगा। हमने क्या करा, लमसम प्रीमियम पे कर दिया था स्टार्टिंग में कितना 1,50,000 पाउंड, बाद में हमने क्या करा जो 1,50,000 पाउंड हमने स्टार्टिंग में पे किया था उसको हमने एमोर्टाइज कर दिया ओवर द एंटायर रिसेट पीरियड। तो हमें क्या चीज मिल गई कि हर रिसेट पीरियड पे हम कितना प्रीमियम अमाउंट अलोकेट कर पा रहे हो हमें मिल गया, वो कितना है 40,837 पाउंड। तो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, पहले रिसेट पीरियड में 75,000 पाउंड का क्या हो रहा है इंटरेस्ट कॉस्ट में सेविंग्स हो रहा है, और उसके लिए हमें जो प्रीमियम देना पड़ रहा है वो कितना है 40,837 पाउंड का है। ठीक है, तो नेट में जो हमारा सेविंग्स होगा वो कितना रहेगा 75,000 माइनस 40,837, कितना आगे 34,163 पाउंड। ऐसे ही अब आप क्या करोगे, हर रिसेट पीरियड के लिए पूरा काम कर लोगे। ठीक है, अब देखो सेकंड रिसेट पीरियड में क्या हो रहा है, सेकंड रिसेट पीरियड में जो लीबर है वो कितना 9.5% है, जो कि क्या है स्ट्राइक रेट से ज्यादा है, 8% से क्या है ज्यादा है, 8% से क्या है ज्यादा है। यहां पर भी क्या होगा, हम कैप ऑप्शन को क्या करेंगे एक्सरसाइज कर लेंगे, और कैप ऑप्शन एक्सरसाइज करने पे हमें कितने का फायदा हो जाएगा 1.5% का, 9.5% माइनस 8% करने पे क्या होगा 1.5%, हमें क्या होगा 1.5% का फायदा हो जाएगा। तो सेकंड रिसेट पीरियड में हमारा जो इंटरेस्ट कॉस्ट में सेविंग्स हो कितना आएगा 15 मिलियन पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 1.5% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, चेक कर लो कि 15 मिलियन पाउंड्स मल्टीप्लाइड बाय 1.5% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 तो कितना आ रहा है 1,12,500 पाउंड, 1,12,500 पाउंड। सेकंड रिसेट पीरियड पे भी जो हमने प्रीमियम अमाउंट अलोकेट किया वो क्या सेम है 40,837 पाउंड है। नेट में जो सेविंग्स आएगा वो क्या होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 1,12,500 माइनस 40,837 कितना आगे 71,663 पाउंड। अब आप ये सेम चीज क्या करोगे थर्ड रिसेट पीरियड के लिए भी कर लोगे। तो थर्ड रिसेट पीरियड में जो लीबर है वो कितना है 10% है, और ये 10% भी क्या है 8% से ज्यादा है। यहाँ पर भी क्या होगा, हम हमारे कैप ऑप्शन को क्या करेंगे एक्सरसाइज कर लेंगे, और यहाँ पर सेविंग्स जो है कितने का हो जाएगा, फायदा कितने का हो जाएगा 2% का, 10% माइनस 8% क्या होगा 2% का। तो थर्ड रिसेट पीरियड में जो हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट में सेविंग्स हो कितना होगा 15 मिलियन पाउंड मल्टीप्लाइड बाय 2% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, वही चीज देखो यहाँ पर हमने लिख रखी है, ये कितना आ रहा है 1,50,000 पाउंड आ रहा है। थर्ड रिसेट पीरियड पे भी जो हमने प्रीमियम अमाउंट अलोकेट किया वो क्या सेम है 40,837 पाउंड। तो नेट सेविंग्स जो है क्या होगा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, 1,50,000 माइनस 40,837 कितना आ रहा है 1,09,163 पाउंड आ रहा है। तो हर रिसेट पीरियड में, ठीक है, हर रिसेट पीरियड में हमारा जो कितना नेट में सेविंग्स हो रहा है वो हमने निकाल लिया, पहले रिसेट पीरियड में, दूसरे रिसेट पीरियड में और तीसरे रिसेट पीरियड में हमारा कितना कितना नेट में सेविंग्स हो रहा है वो हमने क्या करा है निकाल लिया है। ओके, और तीनों रिसेट पीरियड में मिला के हमारा जो टोटल सेविंग्स हो रहा है वो हम कैसे निकालेंगे, इन तीनों को ऐड करके 34,163 प्लस 71,663 प्लस 1,09,163, तीनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है 2,14,989 पाउंड आ रहा है। तो जो हमारा टोटल सेविंग्स हो रहा है तीनों रिसेट पीरियड में मिला के हमारा जो टोटल सेविंग्स हो रहा है, ठीक है, वो कितना हो रहा है 2,14,989 पाउंड। यहाँ पर हमने सेकंड वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है। आपको क्या चीज ध्यान रखना है कि जो आप लमसम प्रीमियम स्टार्टिंग में पे करें उसको आपको अमोर्टाइज करना पड़ेगा ओवर द एंटायर रिसेट पीरियड, इससे आपका क्या होगा हर रिसेट पीरियड पे हम कितना प्रीमियम अमाउंट अलोकेट कर सकते हैं वो निकल के आ जाएगा। और एक और चीज जो आपने कैप ऑप्शन बाय किया हो क्या होगा कॉल ऑप्शन जैसे ही काम करेगा, बस इतना ही आपको ख्याल रखना है। ओके, चल अब आप क्या करो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 3 भी जो एग्जाम में टेस्ट कर चुके बट बहुत टाइम पहले, जमाना हो गया, ठीक है, 2022 में जो है मेरे ख्याल से आखिरी बार पूछा गया था इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद नहीं आया। तो पूछना आ रहा तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में कितने मार्क्स के लिए आएगा, ये भी 6 मार्क्स से 8 मार्क्स के बीच में। वैसा एक बार रीड कर लो आप फटाफट से क्वेश्चन। XYZ Incorporation issues a 10 million pound floating rate loan on 1st of July 2016 with a resetting of coupon rate every 6 months equal to LIBOR plus 50 basis point. XYZ is interested in a collar strategy by selling a floor and buying a cap. XYZ buys the 3 years cap and sells 3 years floor as per the following details on 1st of July 2016. नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है $10 million, यहाँ पर कितना दिया 10 million पाउंड्स। कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको आपने सही कर देना है। यहाँ पर हम क्या करें 10 million पाउंड्स की जगह इसको क्या करें $10 million कर दे रहे। ओके, रेफरेंस रेट क्या दिया है 6 मंथ्स लीबर। स्ट्राइक रेट जो है फ्लोर और कैप का अलग अलग है, फ्लोर का 4% है, कैप का कितना है 7% है। प्रीमियम जो है कितना दिया है आपको
जीरो दे रखा है और उसके ऊपर एक स्टार मार्क लगा है और नीचे देखो एक लाइन क्या लिखी है, प्रीमियम पेड फॉर कैप इज इक्वल टू प्रीमियम रिसीव फॉर फ्लोट। ठीक है, यूजिंग द फॉलोइंग डेटा यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन, पहला पार्ट क्या है, इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड आउट एट ईच रिसेट डेट। ठीक है, और बाद में सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, एवरेज ओवरऑल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। और यहां पर आपको एक टेबल दिया है, दो कॉलम्स है, रिसेट डेट और लीबर का। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन का पूरा मतलब समझा दे रहा हूं और बाद में कैसे इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करेंगे वो भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पर देखो एक कंपनी है XYZ इनकॉर्पोरेशन, वो क्या कर रही है, $10 मिलियन का लोन ले रही है। ठीक है, आप ऐसा मान लो ना कि XYZ इनकॉर्पोरेशन ने क्या करा, डिबेंचर्स इश्यू किए और उससे उसको कितना फंड्स रेज किया, $10 मिलियन जो है रेज किया। उन डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स्ड नहीं है, वो क्या है, फ्लोटिंग वाला है, कितना है, और लीबर प्लस 50 बेसिस पॉइंट है। तो हर 6 महीने में क्या होगा, लीबर चेंज होते जाएगा, इस वजह से क्या होगा, हर 6 महीने में कूपन रेट भी क्या होगा, चेंज होते जाने वाला है। ठीक है, अब ये जो कंपनी है XYZ इनकॉर्पोरेशन, इसको किस चीज का डर सता रहा होगा कि कहीं लीबर बढ़ ना जाए। ठीक है, क्योंकि अगर लीबर बढ़ जाएगा तो जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट AB क्या होगा, बढ़ जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसको ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अपने आप को हेज करने के लिए क्या हो रहा है, कंपनी क्या कर रही है, कॉलर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रही है। अब कॉलर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर रही है, उसमें क्या होता है, दो चीजें होती है, एक हम क्या करेंगे, फ्लोर को सेल करेंगे और एक दूसरी चीज क्या होगी, हम कैप को बाय करेंगे। ठीक है, कॉलर स्ट्रेटेजी जो यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें क्या होता है, सेलिंग अ फ्लोर एंड बाइंग अ कैप। अब ये फ्लोर और कैप को जाने दो। ठीक है, आप इसको सिंपल लैंग्वेज में देखो क्या बोलोगे, फ्लोर मतलब क्या होता है, पुट ऑप्शन, फ्लोर मतलब क्या, पुट ऑप्शन, और कैप मतलब क्या, कॉल ऑप्शन। तो कॉलर स्ट्रेटेजी जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपने पुट ऑप्शन बेचा है और आपने कॉल ऑप्शन क्या करा है, खरीदा है। तो जब आप पुट ऑप्शन बेचोगे तो क्या होगा, प्रीमियम आएगा, पुट ऑप्शन बेचने पे क्या होगा, प्रीमियम आएगा, और जो आपने कॉल ऑप्शन खरीदा है उस पर क्या होगा, प्रीमियम आपको देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में जो एक चीज लिख के दी थी कि प्रीमियम कितना है, 0 है। ऐसा क्यों हो रहा है, जो हमें प्रीमियम मिलेगा पुट ऑप्शन बेचने पे, जो हमें प्रीमियम मिलेगा वो किसके बराबर है, कॉल ऑप्शन खरीदने पे जो हमें प्रीमियम देना पड़ रहा है उसके बराबर है। ठीक है, तो जो हमारा प्रीमियम का इनफ्लो हो रहा है इतना ही क्या हो रहा है, हमारा प्रीमियम का आउटफ्लो हो रहा है। तो नेट में हमारा प्रीमियम का इनफ्लो आउटफ्लो कुछ हो रहा है क्या, नहीं। ठीक है, इस वजह से हमने क्या करा, प्रीमियम जो है क्या करा, 0 लिख के बता दिया। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि हमने क्या करा, पुट ऑप्शन बेचा तो उस पर हमें प्रीमियम मिलेगा और जो हमने कॉल ऑप्शन खरीदा उस पर हमें प्रीमियम देना पड़ेगा। तो प्रीमियम जो हमें मिल रहा है, ठीक है, और जो हमें प्रीमियम देना पड़ रहा है वो क्या है, दोनों सेम है। इस वजह से क्या हो रहा है, नेट में कुछ भी प्रीमियम का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं हो रहा है। इस वजह से हमने क्या करा, प्रीमियम को 0 लिख के बता दी। ओके, अब यहां पर देखो फ्लोर और कैप दोनों का स्ट्राइक रेट क्या है, अलग अलग है। फ्लोर का मतलब पुट ऑप्शन का जो स्ट्राइक रेट है वो क्या है, 4% है, और कैप का मतलब कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक रेट है वो क्या है, 7% है। तो हम क्या करेंगे, हर रिसेट डेट पे आपको जो लीवर दे रखा है, हर रिसेट डेट पे आपको लीवर दे रखा है ये वाले टेबल में, हम क्या करेंगे, हर रिसेट डेट पे जो लीवर दिया है ना उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। ठीक है, जैसे कि कैसे चेक करने वाले, देखो अब 31 दिसंबर 2016 को जो लीवर है वो कितना है, 6% है, और जो कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक रेट है वो क्या 7% है। अब देखो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज कब होगा, अगर रिसेट डेट पे हमारा जो लीवर है वो अगर 7% से ज्यादा रहता है तो उस केस में क्या होगा, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, वरना क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। और बताना पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कब होगा, अगर रिसेट डेट पे जो हमारा लीवर है अगर वो क्या होगा, पुट ऑप्शन का जो स्ट्राइक रेट उससे कम रहता है। रिसेट डेट पे जो हमारा लीवर है अगर वो क्या होता है, पुट ऑप्शन का जो स्ट्राइक रेट है उससे कम रहता है, उस केस में क्या होगा, हमारा पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, वरना क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। तो यहां पर 31 दिसंबर 2016 को जो लीवर है वो कितना दिया है, 6% दे रखा है। अब ये जो 6% है वो क्या है, 7% से तो क्या है, कम है। कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक रेट है उससे क्या है, कम है। यहां पर क्या होगा, आपका कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा, एक्सरसाइज होगा क्या, नहीं, क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। और जो पुट ऑप्शन है वो भी क्या होगा, लैप्स हो जाएगा, क्योंकि 6% जो क्या है 4% से ज्यादा है, जो 6% है वो क्या है 4% से ज्यादा है। यहां पर क्या होगा, आपका पुट ऑप्शन भी क्या होगा, लैप्स हो जाएगा। ठीक है, अगर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होता था तो उस केस में क्या होता था, आपको फायदा होता था। आपने कॉल ऑप्शन खरीद रखा है, आपने कैप ऑप्शन खरीद रखा है, तो अगर कैप ऑप्शन को आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर आप कॉल ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, फंड्स का इनफ्लो होगा, आपको क्या होगा, फायदा होगा। और वही अगर पुट ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, फंड्स का आउटफ्लो होगा। क्या आपने पुट ऑप्शन बेचा है, मतलब सामने वाली पार्टी क्या कर रही है, पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रही है, वहां पर क्या होगा, आपका फंड्स का आउटफ्लो होगा, वहां पर आपका क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, यहां पर देखो हम क्या करेंगे, पूरा टेबल बनाएंगे, उसमें कौन कौन से कॉलम्स आएगी देखना। पहला कॉलम रहेगा आपका रिसेट डेट का, दूसरा कॉलम रहेगा आपका लीवर का, ठीक है, फिर तीसरा कॉलम रहेगा आपका इंटरेस्ट पेमेंट का, चौथा कॉलम आप बना देना कैप रिसीट्स का। कॉल रिसीट्स बोल दो, कैप रिसीट्स बोल दो, एक ही बात है। क्योंकि यहां पर देखो क्या होगा, जब भी कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तब क्या होगा, फंड्स का इनफ्लो होने वाला, आपको फायदा होगा ना, तो क्या होगा, फंड्स का इनफ्लो होगा, वहां पर रिसीट होगा। इसके लिए हमने क्या करा, जो कॉलम उसका नाम क्या दिया, कैप रिसीट्स।
और एक कॉलम आप किसका बनाओगे, फ्लोर पे ऑफ का, कि जब भी पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा वहां पर क्या होगा, आपको नुकसान होगा, क्योंकि आपने पुट ऑप्शन बेचा है, मतलब सामने वाली पार्टी पुट ऑप्शन एक्सरसाइज कर रही है, तो आपको क्या होगा, फंड्स देना पड़ेगा उसको, सामने वाली पार्टी को फंड्स देना पड़ेगा, तो वहां पर आपको फंड्स का आउटफ्लो होगा, आपको नुकसान होगा। तो हमने नाम क्या दिया, फ्लोर पे ऑफ, पुट पे ऑफ बोल दो या फ्लोर पे ऑफ बोल दो, वैसा आपने क्या करना, नाम दे देना। और आखिरी कॉलम आपका क्या रहेगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है, कितने कॉलम्स हैं, पहला कॉलम आपका रिसेट डेट का, दूसरा कॉलम लीबर का, तीसरा कॉलम इंटरेस्ट पेमेंट का, चौथा कॉलम जो है क्या है आपका, कैप रिसीट्स का है, पांचवा कॉलम जो है किसका है, फ्लोर पे ऑफ का है, और छठा कॉलम किसका है, इफेक्टिव इंटरेस्ट का है। ओके ठीक है, मैं यहां पर आपको 31 दिसंबर 2016 के लिए जो पूरा करके बता दे रहा हूं। यहां पर 31 दिसंबर 2016 को लीबर कितना है, 6% है। ये 6% क्या है, 7% से तो कम है। जो कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक रेट उससे क्या है, कम है, तो यहां पर क्या होगा, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा क्या, नहीं। तो कैप रिसीट्स वाले कॉलम में तो आप क्या करोगे, 0 लिख दोगे। 6% जो है वो क्या है, 4% से ज्यादा है, तो क्या पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा क्या, नहीं। तो यहां पर फ्लोर पे ऑफ वाले कॉलम में भी क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। इंटरेस्ट पेमेंट कितना करना पड़ेगा, देखो यहां पर जो फ्लोटिंग रेट हो गया, लीबर प्लस 50 बेसिस पॉइंट है, लीबर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, और 31 दिसंबर 2016 को लीबर कितना है, 6% है। तो यहां पर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या रहेगा, लीबर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, 50 बेसिस पॉइंट यानी क्या होता है, 0.5%। तो 6% प्लस 0.5% यानी कितना होगा, 6.5%। ठीक है, और नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, $10 मिलियन है। तो आप क्या करोगे, $10 मिलियन पे इंटरेस्ट निकाल लोगे। ठीक है, $10 मिलियन पे 6.5% के हिसाब से क्या करोगे आप, 6 महीने का ब्याज निकाल लोगे। बट अगर आप मंथ्स में काम करोगे ना, तो आईसीआई क्या करती है, 0 मार्क्स देती है। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मंथ्स में काम नहीं करना है। वैसे देखे जाए तो आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, बट आईसीआई मार्क्स नहीं देती, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपको, आपने काम किस में करना है, डेज में करना है। ये वाला क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में भी है, वहां पर भी आईसीआई ने क्या करा, सोल्यूशन में जो है डेज में काम किया। ये वाला क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा गया था, तो उन्होंने क्या करा, सोल्यूशन में जो सजेस्टेड आंसर में क्या करा, डेज में काम करके पूरा बताया। और जो भी स्टूडेंट्स ने वहां पर मंथ्स में काम किया था, वहां पर आईसीआई ने उनको डायरेक्टली 0 मार्क्स दिए। आप क्या करोगे, डेज में काम करोगे। ठीक है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स ने मंथ्स में काम किया था ना, वहां पर उनको 0 मार्क्स दे दिया आईसीआई ने। आप मंथ्स में काम करके मत आना। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली कोई गलती नहीं कर रहे हो आप, सही है सब कुछ, बट आईसीआई मार्क्स नहीं देते तो क्या करना, जैसा आईसीआई बोल रही है वैसा आपने करके आना है। तो आप क्या करोगे, डेज में काम करोगे। तो आप क्या करोगे, $10 मिलियन पे 10 मिलियन डॉलर्स पे 6.5% से क्या करोगे, ब्याज निकाल लोगे। यहाँ पर कितना डेज आएगा वो आप देख लो पहले। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट क्या है, 1 जुलाई 2016, 1 जुलाई 2016, और एंड डेट क्या है, 31 दिसंबर 2016। 1 जुलाई 2016 से 31 दिसंबर 2016 जो है, के बीच में कितने डेज है पहले आप निकाल लो। क्या होगा, जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज, सितंबर के 30 डेज, अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज और दिसंबर के 31 डेज। तो कितना आ रहा है, 184 डेज आ रहा है। 184 डेज आ रहा है। आप क्या करोगे, $10 मिलियन पे 10 मिलियन डॉलर्स पे 6.5% के हिसाब से 184 डेज का जो ब्याज है वो आप निकाल लोगे। ठीक है, $10 मिलियन पे 6.5% के हिसाब से 184 डेज का जो इंटरेस्ट है वो आप क्या करोगे, निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, $10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6.5% मल्टीप्लाइड बाय 184 डिवाइडेड बाय 365, ऐसा आपको करना रहेगा। तो क्या होगा, जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो आपका क्या होगा, निकल के आ जाएगा। निकाल लो। तो $10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6.5%, 6.5% कैसे समझ में आ गया था ना, लीबर प्लस 50 बेसिस पॉइंट करना था। 31 दिसंबर 2016 को लीबर कितना है, 6% है। ठीक है, आपको क्या करना है, 50 बेसिस पॉइंट ऐड करना है। 50 बेसिस पॉइंट यानी कितना, 0.5%। तो 6% प्लस 0.5% करने पे कितना आया, 0.5%। तो $10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 6.5% मल्टीप्लाइड बाय 184 डिवाइडेड बाय 365, ये करने पे कितना आ रहा है, $3,27,671.23। आप इसको नियरेस्ट इंटीजर में भी राउंड ऑफ कर सकते हो, तो क्या होगा, $3,27,671 आ जाएगा। ठीक है, $3,27,671 आ जा रहा है। समझ में आ गया। कैप रिसीट्स वाले कॉलम में तो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप कैप ऑप्शन एक्सरसाइज कर पा रहे हो क्या, नहीं। फ्लोर पे ऑफ वाले कॉलम में भी क्या होगा, 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पर पुट ऑप्शन भी एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। आपका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है वो आप कैसे निकालोगे, इंटरेस्ट पेमेंट प्लस फ्लोर पे ऑफ माइनस कैप रिसीट्स। देखिए, जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फंड्स का आउटफ्लो हो रहा है। फ्लोर पे ऑफ में भी क्या हो रहा है, फंड्स का आउटफ्लो हो रहा है, और कैप रिसीट्स में क्या हो रहा है, फंड्स का इनफ्लो हो रहा है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट वाला जो आपका कॉलम है, आखिरी वाला जो कॉलम, उसको हमने क्या नाम दिया, इफेक्टिव इंटरेस्ट। और बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नेट में आपका कितना आउटफ्लो हो रहा है वो हम निकाल रहे हैं। तो नेट में कितना आउटफ्लो हो रहा है वो कैसे निकालोगे आप, इंटरेस्ट पेमेंट प्लस फ्लोर पे ऑफ माइनस कैप रिसीट्स। ठीक है, यहाँ पर आपका कैप रिसीट्स भी क्या है, 0 है, और फ्लोर पे ऑफ भी क्या है, 0 है। तो 31 दिसंबर 2016 को तो क्या होगा, जितना आपका इंटरेस्ट पेमेंट आया है इतना ही क्या होगा, आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट भी आएगा। ओके, यहाँ पर देखो कैसे पूरा प्रेजेंटेशन हो रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। देख लो, 31 दिसंबर 2016 को
184 डेज का ब्याज निकाला गया, 184 डेज का इंटरेस्ट निकाला गया, कितना आया? $3,27,671 आया। कैप रिसीट्स कितना रहेगा? जीरो रहेगा, क्योंकि कैप ऑप्शन एक्सरसाइज हो रहा है क्या? नहीं। फ्लोर पे ऑफ भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा, क्योंकि पुट ऑप्शन जो है, फ्लोर ऑप्शन भी क्या हो रहा है? एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। कैप रिसीट्स, फ्लोर पे ऑफ क्या हो रहा है? दोनों जीरो आ रहे हैं। इफेक्टिव इंटरेस्ट जो है क्या आएगा? 3,27,671 प्लस जीरो माइनस जीरो, तो क्या होगा? $3,27,671 ही आएगा। यहां पर ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट है कैसे निकाला जा रहा है? देखो, इंटरेस्ट पेमेंट प्लस फ्लोर पे ऑफ माइनस कैप रिसीट्स, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट में भी क्या हो रहा है? फंड्स का आउटफ्लो होगा, फ्लोर पे ऑफ में भी क्या हो रहा है? फंड्स का आउटफ्लो हो रहा है, और कैप रिसीट्स में क्या हो रहा है? फंड्स का इनफ्लो हो रहा है। तो नेट में आउटफ्लो क्या होगा? इन दोनों का एडिशन माइनस ये वाला चीज। ओके, अब देखो 30 जून 2017 अगला जो रिसेट डेट है वो कब आ रहा है? 30 जून 2017 को आ रहा है, और यहां पर लीबर कितना है? 7.5% है। अब यहां पर देखना 7.5% जो है वो क्या है? 7% से तो ज्यादा है, तो क्या होगा? कैप ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा। 7.5% क्या है? 7% से ज्यादा है, क्या होगा? कैप ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा। यहां पर क्या होगा? कैप रिसीट्स वाले कॉलम में तो आपको लिखना पड़ेगा। यहां पर क्या फ्लोर ऑप्शन जो एक्सरसाइज होगा क्या? पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा क्या? नहीं। 7.5% क्या है? 4% से ज्यादा है। 7.5% क्या है? 4% से ज्यादा है। यहां पर आपका फ्लोर ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, तो फ्लोर पे ऑफ वाले कॉलम में कुछ भी आने वाला नहीं। यहां पर जब आप कैप ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे आपको कितने का फायदा होगा? देखो ये 7.5% है। 30 जून 2017 को लीबर कितना है? 7.5% है, और कैप ऑप्शन का जो स्ट्राइक रेट हो कितना है? 7% है। फायदा कितने का हो रहा है? 7.5% माइनस 7%, यानी कितना? 0.5% का फायदा हो रहा। ठीक है, आपको पूरा काम जो है क्या करना है? डेज में करना है। वर्किंग जो है पूरी क्या करना है? आपको डेज में करनी है। कैलकुलेशंस वगैरह सब आप क्या करोगे? डेज में करोगे, मंथ्स में मत करना, ध्यान रख लो ये चीज, क्योंकि आईसीआई मार्क्स नहीं देती है। ठीक है, वहां पर जीरो दे देगी पूरा। आपने क्या करना है? डेज में पूरा काम करना है। यहां पर देखो 31 दिसंबर 2016 से 30 जून 2017 जो है इसके बीच में कितने डेज आएंगे वो आपको निकाल लेना है। तो आप क्या करोगे? जनवरी के 31 डेज, फेब के 28 डेज, मार्च के 31 डेज, अप्रैल के 30 डेज, मई के 31 डेज और जून के 30 डेज। तो कितना आ रहा है? 181 डेज आ रहा है। 181 डेज आ रहा है। ओके, पहले आप क्या करो? इंटरेस्ट पेमेंट कितने का करना पड़ेगा वो निकाल लो। तो कैसे निकालोगे आप? $10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? लीबर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, 7.5% प्लस 50 बेसिस पॉइंट। लीबर कितना है? 7.5% है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% ऐड करना पड़ेगा। 7.5% प्लस 0.5% करने पे कितना हो गया? 8% आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा? देखो $10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, $10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 181 डिवाइडेड बाय 365। निकाल लो, $10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 8% मल्टीप्लाइड बाय 181 डिवाइडेड बाय 365। ये करने पे कितना आ रहा है? 3,96,712.328 आ रहा है। तो नियरेस्ट इंटीजर में राउंडिंग ऑफ करेगा तो क्या होगा? $3,96,712। ठीक है, तो 30 जून 2017 ये वाले रिसेट डेट पे जो आपका इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है वो कितना हो रहा है? $3,96,712 का हो रहा है। यही चीज हमारी भी आई थी। अब यहां पर 30 जून 2017 को जो लीबर है वो कितना? 7.5% है, जो कि क्या है? 7% से ज्यादा है। कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक रेट है उससे ज्यादा है। तो यहां पर क्या होगा? कैप ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा, और कैप ऑप्शन एक्सरसाइज होने पे क्या होगा? हमें फायदा होगा, क्योंकि हमने कैप ऑप्शन खरीद रखा है। कैप ऑप्शन एक्सरसाइज होने पे क्या होगा? हमें फायदा होगा। ठीक है, कितने का फायदा होगा? देखो 7.5% माइनस 7%, 7.5% माइनस 7% करने में कितना आएगा? 0.5%। ठीक है, तो जो आपको फायदा हो रहा है परसेंटेज टर्म्स में मैंने कितना बता दिया? 0.5% बताया। अब उसका आप अमाउंट में कैसे निकालोगे उसको? देखो $10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.5% मल्टीप्लाइड बाय 181 डिवाइडेड बाय 365। ओके, कर लो। $10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.5% मल्टीप्लाइड बाय 181 डिवाइडेड बाय 365। ये करने पे कितना आ रहा है? 24,794.52 समथिंग आ रहा है। तो नियरेस्ट इंटीजर में राउंडिंग ऑफ करेंगे तो क्या होगा? $24,795 आ जाएगा। $24,795 आ जाएगा। तो कैप रिसीट्स वाले कॉलम में क्या लिखोगे आप? $24,795। वही चीज देखो लिख रखी होगी, $24,795। ठीक है, अब फ्लोर पे ऑफ वाले कॉलम में कुछ भी आएगा क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर फ्लोर ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। 7.5% जो है वो क्या है? 4% से ज्यादा है। यहां पर आपका पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, तो फ्लोर पे ऑफ वाले कॉलम में क्या होगा? 0 लिखना पड़ेगा। अब इफेक्टिव इंटरेस्ट जो है, कितना आएगा? देखो 3,96,712
प्लस 0 माइनस 24,795, 3,96,712 प्लस 0 माइनस 24,795, ये करने पे कितना आ गया? $3,71,917 है कि नहीं से? ओके, ऐसे ही आप क्या करोगे, हर रिसेट डेट के लिए पूरा काम कर लोगे। यहां पर हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पूरा मैकेनिकली काम है। तो आप क्या करोगे, हर रिसेट डेट के लिए पूरा ऐसा काम करके बता दोगे। ओके, तो यहां पर मैं आपको क्विकली जो है फटाफट से बता दे रहा हूं, सुनते जाना। 31 दिसंबर 2017 को, 31 दिसंबर 2017 को जो लीबर है वो कितना है? 5% है। अब देखो, कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक रेट हो गया 7% है। यहां पर क्या कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? क्या नहीं होगा, क्योंकि 5% जो है, 5% जो है वो क्या है? 7% से कम है। क्या होगा यहां पर? कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा। दिख रहा है ना सभी को? 31 दिसंबर 2017 को जो लीबर है वो क्या है? 5% है, और ये जो 5% है वो क्या है? 7% से कम है। यहां पर कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, तो कैप रिसिट्स में कुछ भी आने वाला नहीं, वहां पर 0 लिखोगे आप। और ये 5% जो है क्या है? 4% से ज्यादा है, तो यहां पर भी क्या होगा? आपका पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, तो फ्लोर पे ऑफ वाले कॉलम में भी क्या होगा? 0 ही आएगा। सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट वाले कॉलम में आपको जो है जो फिगर आएगी वो आपको निकाल के बताना है। तो यहां पर जो आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा वो क्या रहेगा? लीबर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, तो 5% प्लस 0.5% यानी कितना हो गया? 5.5%। अब 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक कितने दिन आएंगे? 184 डेज ही आएंगे। जैसा हमने 2016 में निकाला था ना, 1 जुलाई 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक कितने डेज आए थे? 184 डेज आए थे। वैसे ही क्या होगा? 1 जुलाई 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक कितने डेज आएंगे? 184 डेज आएंगे। निकाल लो। $10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? 5.5% मल्टीप्लाइड बाय 184 डिवाइडेड बाय 365, कितना आ रहा है? 2,77,260.27 आ रहा है। तो नियरेस्ट इंटीजर में राउंडिंग ऑफ करने पे क्या होगा? $2,77,260 आ जाएगा। $2,77,260 आ जाएगा, है कि नहीं? सेम चीज। कैप रिसिट्स में 0 लिखा है, फ्लोर पे ऑफ में भी 0 लिखा है। इफेक्टिव इंटरेस्ट जो है क्या आएगा? इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर ही आएगा। 2,77,260 प्लस 0 माइनस 0, ये करने पे क्या होगा? आपका 2,77,260 आएगा। वैसे ही आगे आप क्या करोगे? आप नेक्स्ट जो रिसेट डेट है 30 जून 2018, उसके लिए भी पूरा काम कर लोगे। तो यहां पर देखना, 30 जून 2018 को जो लीबर है वो कितना है? 4% है। कितना है? 4% है। यहां पर क्या कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होगा? क्या नहीं, क्योंकि 4% जो है वो क्या है? 7% से कम है। यहां पर भी आपका कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, तो कैप रिसिट्स वाले कॉलम में क्या होगा? 0 आएगा। अब देखो, 30 जून 2018 को जो लीबर है वो कितना है? 4% है, और पुट ऑप्शन का जो स्ट्राइक रेट हो गया 4% है। यहां पर भी क्या होगा? ये बराबर ही है, 4% और ये 4% क्या सेम है। यहां पर भी क्या होगा? आपका पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, तो फ्लोर पे ऑफ वाले कॉलम में भी क्या होगा? 0 ही आएगा। ओके, अगर यहां पर 30 जून 2018 को जो लीबर है अगर वो 4% से कम रहता था, 30 जून 2018 को अगर आपका लीबर 4% से कम रहता था, तब जाके क्या होता था? पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होता था, और वहां पर आपका फ्लोर पे ऑफ वाले कॉलम में फिर आपको फिगर लिखनी पड़ती थी। ठीक है, पर यहां पर ये एक्जैक्टली 4% ही है, इस वजह से क्या होगा? यहां पर भी आपका पुट ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, और आपको सामने वाली पार्टी को कुछ भी जो है फंड्स देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी आपका आउटफ्लो नहीं होने वाला। फ्लोर पे ऑफ जो यहां पर भी क्या होगा? 0 ही आएगा। ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट यहां पर आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो, 31 दिसंबर 2017 से 30 जून 2018 जो इसके बीच में कितना टाइम पीरियड आएगा? आपका 181 डेज का ही आएगा। 181 डेज का ही आएगा। तो 181 डेज का ब्याज निकाल लो, और इंटरेस्ट रेट क्या रहेगा? देखो, लीबर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, ये जो 4% है उसमें आपको क्या करना रहेगा? 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% ऐड करना रहेगा, यानी कितना? 4.5%। तो $10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4.5% मल्टीप्लाइड बाय 181 डिवाइडेड बाय 365, कितना आ रहा है? 2,23,150.68 आ रहा है। तो नियरेस्ट इंटीजर में राउंडिंग ऑफ करके तो क्या होगा? $2,23,151 आ जाएगा। कोई चीज देखो यहां पर लिख रखी होगी, यहां पर देखो कुछ ना कुछ मिस्टेक है। आईसीआई के सॉल्यूशन में यहां पर मिस्टेक इन्होंने क्या करा है? 1,98,356 लिखा है, ये गलत है, ये गलत है। आप खुद से निकाल के देख लो ना। $10 मिलियन, ये $10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4.5% मल्टीप्लाइड बाय 181 डिवाइडेड बाय 365, कितना आ रहा है? 2,23,150.68 आ रहा है। ठीक है, क्या होगा यहां पर? आपको 2,23,151 लिखना चाहिए, बट इन्होंने क्या लिखा है? 1,98,356 लिखा है, जो कि क्या है? गलत है, ये गलत है। तो यहां पर इसको आपको सुधारना पड़ेगा। ओके, और कैप रिसिट्स तो क्या होगा? 0 ही आएगा, ये सही है। फ्लोर पे ऑफ भी क्या होगा? 0 ही आएगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट जो है अब क्या होगा? 1,98,356 नहीं आएगा, क्या आएगा? 2,23,151 आ जाएगा।
ये भी यहाँ पर हम सही लिख दे रहे हैं, जो सही वाला फिगर है 2,23,151। ओके, इफेक्टिव इंटरेस्ट कैसे निकलता है? इंटरेस्ट पेमेंट प्लस फ्लोर पे ऑफ माइनस कैप रिसीट्स। क्या होगा? वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर ही आने वाला है। यहाँ पर सॉल्यूशन में कुछ मिस्टेक है, उसको आपने सही कर लेना है। ओके, अब देखो नेक्स्ट जो आपका रिसेट डेट है, ओके, 31 दिसंबर 2018 को आ रहा है, और उस टाइम पे जो लीबर है वो कितना है? 3.75% है। तो कैप ऑप्शन तो क्या होगा? लैप्स हो जाएगा, क्योंकि 3.75% क्या है? 7% से तो कम है। तो क्या होगा यहाँ पर? आपका कॉल ऑप्शन तो क्या होगा? लैप्स हो जाएगा। अब 3.75% जो है वो क्या है? 4% से कम है। यहाँ पर क्या होगा? पुट ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाएगा। तो जैसे फ्लोर पे ऑफ वाले कॉलम में आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, और कैप रिसीट्स में तो क्या होगा? 0 आ जाएगा। और फ्लोर पे ऑफ में कितना लिखना पड़ेगा? देखो यहाँ पर आपको नुकसान होगा, आपने पुट ऑप्शन बेच रखा है, तो सामने वाली पार्टी क्या करेगी? पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगी, और उस पर क्या होगा? आपको फंड्स देना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को। यहाँ पर आपको नुकसान कितने का हो रहा है? 31 दिसंबर 2018 को जो लीबर है वो कितना है? 3.75% है, और स्ट्राइक रेट जो है फ्लोर ऑप्शन का कितना है? 4% है। तो यहाँ पर आपको जो नुकसान हो रहा है कितना है? 0.25% का। 4% माइनस 3.75% यानी कितना? 0.25% का नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब वो जो नुकसान आपको हो रहा है उसका अगर आपको अमाउंट में निकाल के बताना है तो कैसे निकालोगे? $10 मिलियन, ये $10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.25% मल्टीप्लाइड बाय कितने डेज आएंगे? देखो 30 जून 2018 से 31 दिसंबर 2018 जो है, इसके बीच में कितने डेज आएंगे? 184 डेज आ जाएंगे। मल्टीप्लाइड बाय 184 डिवाइडेड बाय 365 कितना आ रहा है? ये 12,602.739 आ रहा है। तो नियरेस्ट इंटीजर में राउंडिंग ऑफ करोगे तो क्या होगा? 12,603 आ जाएगा। ठीक है, तो फ्लोर पे ऑफ वाले कॉलम में कितना लिखेंगे? 12,603। वही चीज देखो यहाँ पर लिख रखी होगी 12,603, ये सही लिखा है। इंटरेस्ट पेमेंट कितना करना पड़ेगा वो भी निकाल लेते हैं। तो 31 दिसंबर 2018 को जो लीबर है वो कितना है? 3.75% है, और जो फ्लोटिंग रेट हो गया है लीबर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, तो 3.75% में 0.5% ऐड कर दो, कितना हो गया? 4.25%। तो $10 मिलियन पे, ये $10 मिलियन पे 4.25% से 184 डेज का इंटरेस्ट आप निकाल रहे हो। ये $10 मिलियन पे 4.25% से 184 डेज का इंटरेस्ट जब आप निकाल रहे हो तो कितना आ रहा है? 2,14,246.57 समथिंग आ रहा है। तो जब आप नियरेस्ट इंटीजर में राउंडिंग ऑफ करोगे तो क्या होगा? 2,14,247 आ जाएगा। 2,14,247 इंटरेस्ट पेमेंट वाले कॉलम में देखो $2,14,247 दिख रहा है क्या? यहाँ पर भी जो है कुछ ना कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आपको सही करना पड़ेगा। $2,14,247। ठीक है, एक और बार मैं चेक कर लेता हूँ। $10 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 4.25% मल्टीप्लाइड बाय 184 डिवाइडेड बाय 365, वही आ रहा है $2,14,247। ठीक है, अब यहाँ पर इफेक्टिव इंटरेस्ट आप कैसे निकालोगे? इंटरेस्ट पेमेंट जो है प्लस फ्लोर पे ऑफ माइनस कैप रिसीट्स। तो 2,14,247 में आप क्या करो? 12,603 जो है ऐड कर दो, कितना आ रहा है? 2,26,850 आ रहा है, और इसमें से क्या करो? माइनस कर दो 0, वो क्या होगा? सेम ही आएगा 2,26,850। ये भी गलत है, इसको सही कर देना 2,26,850। ये पूरा मैं करके बता दे रहा हूं क्योंकि यहां पर आंसर गलत दे रखा है, तो उसको आप सही करते जाना। अब नेक्स्ट रिसेट डेट जो है कब आ रही है? देखो 30 जून 2019 को आ रही है। कब आ रही है? 30 जून 2019 को। एंड इस दिन जो है लीबर कितना है? 4.25% है। तो अब देखो 4.25% जो है, 4.25% क्या 7% से कम है, तो क्या होगा? कॉल ऑप्शन आपका लैप्स हो जाएगा। तो कैप रिसीट्स वाले कॉलम में तो क्या होगा? 0 ही आएगा। और 4.25% जो है क्या है? 4% से ज्यादा है, तो फ्लोर पे ऑफ वाले कॉलम में भी क्या होगा? 0 आएगा। इंटरेस्ट पेमेंट वाले कॉलम में कितना आएगा? देखो यहाँ पर फ्लोटिंग रेट जो है कितना हो जाएगा? लीबर प्लस 50 बेसिस पॉइंट, यानी 4.25 में क्या करो आप? 0.5 ऐड कर दो, कितना हो गया? 4.75%। अब यहाँ पर डेज कितने आएंगे देखना, 31 दिसंबर 2018 से 30 जून 2019 जो है, इसके बीच में कितने डेज आएंगे? 181 डेज आएंगे। चेक करना है, कर लो आप। 31 डेज जनवरी के, फिर 28 डेज फेब के, 31 डेज मार्च के, 30 दिन अप्रैल के, 31 दिन मई के, और 30 दिन जुलाई के। आ रहा है 181 डेज आ रहा है। तो $10 मिलियन पे, 10 मिलियन पे 4.75% के हिसाब से 181 डेज का ब्याज कितना है वो निकाल लो। कितना आ रहा है? 2,35,547.945 आ रहा है। तो नियरेस्ट इंटीजर में बोलोगे तो कितना आएगा? $2,35,548। ठीक है, अगर मैंने पाउंड बोला होगा तो डॉलर कर देना। तो $2,35,548। ओके, कैप रिसीट्स वाले कॉलम में 0 आएगा, फ्लोर पे ऑफ में भी क्या होगा? 0 आएगा। तो यहां पर भी मिस्टेक है। मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है? देखो पहले तो इन्होंने यहां पर 182 डेज लिखा, ये गलत है। क्या होगा? 181 ही आएगा।
फिर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 2,36,849 नहीं है, कितना आ रहा है 2,35,548 आ रहा है। $10 million, और बार मैं चेक कर ले रहा हूँ, देखो $10 मल्टीप्लाइड बाय 4.75% मल्टीप्लाइड बाय 181 डिवाइडेड बाय 365 कितना आ गया 2,35,548 आ रहा है। ठीक है, तो इसको भी आपको सही करना पड़ेगा। कैप रिसीट्स और फ्लोर पे ऑफ में कुछ भी नहीं आएगा, इस वजह से यहाँ पर जो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट हो गया होगा इंटरेस्ट पेमेंट के बराबर ही आएगा। कि 2,35,548 प्लस 0 माइनस 0 करने पे क्या होगा, सेम चीज ही आएगी 2,35,548। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपने जो टेबल बनाया ना उसमें जो आपका आखिरी कॉलम है इफेक्टिव इंटरेस्ट का, उस कॉलम में जो भी फिगर्स है उसका आप क्या करो, एडिशन निकाल लो। इन सब फिगर्स का आपको क्या करना है, एडिशन निकाल लेना है। निकालो फटाफट से। तो 3,27,671 प्लस 3,71,917 प्लस 2,77,260 प्लस 2,23,151 प्लस 2,26,850 प्लस 2,35,548। ये करने पे जो है कितना आ रहा है 16 lakhs, ये 16 lakhs 62,397 डॉलर्स आ रहा है। तो इसको भी आप करेक्ट कर लेना। अब फर्स्ट वाले पार्ट में जो इसने क्या पूछा था, इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड आउट एट ईच रिसेट डेट, वो तो हमने निकाल लिया, ये हमारे आंसर्स है। इफेक्टिव इंटरेस्ट पेड आउट एट ईच रिसेट डेट जो है हमने निकाल लिया है, तो फर्स्ट पार्ट का तो आंसर हमारा आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा, एवरेज ओवरऑल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो यहां पर देखो 3 साल का टाइम पीरियड था, ये 3 साल का टाइम पीरियड था। आप देख लो स्टार्टिंग डेट क्या है 1 जुलाई 2016, एंड डेट क्या है 30 जून 2019। तो 1 जुलाई 2016 से 30 जून 2019 तक पूरा मिला के जो टाइम पीरियड हो गया 3 इयर्स का है। बट हम यहाँ पर ईयर्स में काम नहीं कर रहे, ना ही मंथ्स में काम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डेज में काम कर रहे हैं। तो पूरे मिला के जो डेज रहेंगे वो भी आप निकाल लेना। इन सबका एडिशन कर लो आप, इन सबका आप एडिशन कर लो, कितना आ रहा है देखो 184 प्लस 181 प्लस 184 प्लस 181 प्लस 184 प्लस 181 कितना आ गया 1095। ये 1096 नहीं आएगा, इसको भी करेक्ट करना है, क्या होगा 1095 आएगा। ओके, तो 1095 डेज में पूरा मिला के हमने जो इफेक्ट इंटरेस्ट पे किया है, ठीक है 1095 डेज में पूरा मिला के जो हमने इफेक्टिव इंटरेस्ट पे किया है वो कितना है 16,62,397 डॉलर्स है। और लोन अमाउंट कितना है 10 मिलियन डॉलर्स का है। ठीक है, 10 मिलियन डॉलर्स का लोन अमाउंट है। आपको क्या करना है, एवरेज ओवरऑल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर एनम निकालना है। तो आप कैसे करोगे, जो आपका 1095 डेज का पूरा मिला के जो इफेक्टिव इंटरेस्ट आया है, ठीक है 1095 डेज का पूरा मिला के जो आपका टोटल इफेक्टिव इंटरेस्ट निकल के आया है 16,62,397 डॉलर्स, इसको आप क्या करो न्यूमरेटर में लिख दो 16,62,397 डॉलर्स, इसको आपने न्यूमरेटर में लिखा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो आपको क्या करना पड़ेगा, लोन अमाउंट लिखना पड़ेगा, जो कि क्या है 10 मिलियन डॉलर्स है। 10 मिलियन डॉलर्स जो इसको आप क्या करोगे डिनोमिनेटर में लिख दोगे, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर आप सिर्फ इतना ही करोगे, अगर आप सिर्फ इतना ही करोगे तो क्या होगा 1095 डेज का जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है वो परसेंटेज टर्म्स में निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो आपका पूरा होल्डिंग पीरियड था 1095 डेज का, ठीक है उसका जो आपका इंटरेस्ट कॉस्ट है परसेंटेज टर्म्स में वो क्या होगा आपका निकल के आ जाएगा। बट आपको क्या चाहिए, पर एनम चाहिए, एवरेज ओवरऑल इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है पर एनम चाहिए। ठीक है, और यहां पर हम काम क्या कर रहे हैं, पूरा डेज में कर रहे हैं। तब आप इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 365 बाय एन से करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे 365 बाय एन से, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 365 बाय एन से। और यहां पर एन जो है वो क्या रहेगा, होल्डिंग पीरियड इन डेज कितना है 1095 है, 365 डिवाइडेड बाय 1095। ओके, इसको आप पूरा सॉल्व कर लो, आपको सेकंड वाले पार्ट का आंसर मिल जाएगा 16,62,397 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 365 डिवाइडेड बाय 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 1095 कितना आ रहा है 5.54% आ रहा है। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो 5.54% आ रहा है। ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। ओके, तो यहां पर हमने ये वाला क्वेश्चन भी पूरा सॉल्व कर लिया। इसका आंसर जो है आईसीआई ने गलत दे रखा है, उसको आपने सही कर लेना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 इसको अब आप एक बार रीड कर लो। T Limited, a dealer quote all in cost for a generic swap at a 6% against 6 months LIBOR flat. Notional principal amount of swap is 8 lakh rupees. Calculate semi-annual fixed payment.
सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट फॉर फर्स्ट पार्ट अबव इफ द 6 month पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप टू द सेटलमेंट डेट कंप्राइजेज ऑफ 181 days एंड डेट द करस्पॉन्डिंग लीबर वॉज 5% ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप, कंसिडर अप टू 3 decimal प्लेसेस। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहला पार्ट दूसरा पार्ट दोनों के आंसर बहुत जल्दी निकल के आ जाएंगे। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, इन क्वेश्चन नंबर सेकेंड अबाउ इफ द सेटलमेंट इज ऑन नेट बेसिस हाउ मच द फिक्स्ड रेट पेयर वुड पे टू द फ्लोटिंग रेट पेयर। नोट में देखो क्या बोला है, जेनरिक स्वैप इज बेस्ड ऑन 30/360 days बेसिस। अब यहां पर एक चीज आपने समझना है, यहां पर भी आप क्या करोगे, मंथ्स में काम नहीं करोगे, आप क्या करोगे, डेज में काम करोगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उसने ये चीज लिख के दे दिया, जेनरिक स्वैप इज बेस्ड ऑन 30/360 days बेसिस। आपने क्या करना है, पूरा काम अब डेज में करना है। और यहां पर 360 डेज बोल रहा है, साल भर में 360 दिन मानना है, मतलब हर महीने में उसने क्या करा, 30 दिन मान लिया, तो 30 × 12 करके क्या हो रहा है, 360 डेज आ रहा है वैसा। ओके, अब यहां पर देखो हम फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे निकालेंगे। फर्स्ट पार्ट में उसने क्या पूछा है, कैलकुलेट सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट, कैलकुलेट सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट। अब ये जो पहला लाइन था इसका मतलब भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो क्या बोला है, पी लिमिटेड जो है एक डीलर है जो कोट कर रहा है ऑल इन कॉस्ट फॉर अ जेनेरिक स्वैप एट 6% अगेंस्ट 6 months लीबर फ्लैट। ये आपका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये आपका फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। और जो 6 months लीबर है ये आपका क्या है, फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहां पर ऐसा समझो आप दो पार्टीज है, ठीक है, दो पार्टीज है। एक पार्टी क्या कर रही है, फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे कर रही है, और जो दूसरी पार्टी है वो क्या कर रही है, फ्लोटिंग रेट से इंटरेस्ट पे कर रही है। ये दो पार्टीज है, लेट्स सपोज करो मिस्टर ए और मिस्टर बी। मैं समझाने के लिए देखो यहां पर आपको क्या कर रहा हूं, ऐसा बता दे रहा हूं, दो पार्टीज है, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। यहां पर ये जो मिस्टर ए है ये क्या है, फिक्स्ड रेट पेयर है, फिक्स्ड रेट पेयर है। और जो मिस्टर बी है वो क्या है, फ्लोटिंग रेट पेयर है। तो आपने समझना, मिस्टर ए जो है वो क्या कर रहा है, फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे कर रहा है, किसको, मिस्टर बी को। मिस्टर ए जो है वो क्या कर रहा है, फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे कर रहा है मिस्टर बी को, ठीक है। और मिस्टर ए को जो है क्या होगा, फ्लोटिंग रेट से क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा मिस्टर बी के पास से। मिस्टर ए को जो है क्या होगा, फ्लोटिंग रेट के हिसाब से क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा मिस्टर बी के पास से। समझा? तो मिस्टर ए जो है फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट दे रहा है और फ्लोटिंग रेट से क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। वैसे अगर आप मिस्टर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो क्या होगा, मिस्टर बी जो है वो क्या कर रहा है, फ्लोटिंग रेट से इंटरेस्ट दे रहा है और फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट ले रहा है। ये जो मिस्टर बी है वो क्या कर रहा है, फ्लोटिंग रेट से इंटरेस्ट दे रहा है और फिक्स्ड रेट से क्या कर रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, चलो नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट जो है क्वेश्चन में आपको दे रखा है कितना है, 8 lakhs। इन केस अगर क्वेश्चन में आपको नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, क्वेश्चन छोड़ के मत आ जाना, अपने हिसाब से कुछ भी ले लेना। नोशनल प्रिंसिपल अमाउंट आप क्या करोगे, 5 लाख ले सकते हो, 10 लाख ले सकते हो, जो मर्जी आप लोगे, उसको एक अजम्पशन करके स्टेट कर देना और क्वेश्चन सॉल्व करके आपने आ जाना है। ठीक है, अब देखो उसने पहले पार्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट। ठीक है, कैलकुलेट सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट। अब सेमी एनुअल मतलब क्या होता है, आधा साल। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, मंथ्स में तो काम नहीं करना है, डेज में काम करना है। और उसने बोला है कि पूरे साल भर में 360 डेज लो, तो आधा साल जो रहेगा, हाफ ईयर जो, उसमें कितने डेज रहेंगे, 180 डेज रहेंगे। तो यहां पर जो है सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट जो है, सेमी एनुअल फिक्स्ड पेमेंट जो है वो आप कैसे निकालोगे, देखो तो आपका नोशनल प्रिंसिपल है 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% है, मल्टीप्लाइड बाय 6%। और आपको आधे साल का इंटरेस्ट निकालना है, क्या होगा, मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 360। मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 360 आ रहा है, देखो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6% मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय 360। ये करने पे कितना आ रहा है, 24,000 रुपीज आ गया, ये 24,000 रुपये। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर देख लो। तो आपका सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट है कितना है, 24,000 रुपीज। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट देखो क्या है, फाइंड द फर्स्ट फ्लोटिंग रेट ऑफ पेमेंट फॉर पार्ट 1 अबाव if the 6 month period from the effective date of swap to the settlement date comprises of 181 days। अब उसने देखो क्या बोला कि जो 6 महीने का पीरियड है ना, कहां से कहां तक का, इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप से सेटलमेंट डेट तक का। ठीक है, इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप से सेटलमेंट डेट तक का जो 6 मंथ्स का पीरियड है उसमें क्या हो रहा है, 181 डेज आ रहा है। सेकंड वाले पार्ट में उसने क्या बोला, उसमें 181 डेज आ रहा है और आपको क्या करना है, फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट निकालना है। और उसने क्या बोल दिया है,
करस्पॉन्डिंग लीबर जो है वो क्या है 5% है ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप, कंसिडर अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। और आपको सेकंड पार्ट का आंसर क्या करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक बताना है। ये भी बहुत आसान हो गया। क्या आएगा सेकंड पार्ट का आंसर, जो नोशनल प्रिंसिपल हो गया 8 लाख है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो फ्लोटिंग रेट है वो क्या है 6 मंथ लीबर है, और इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप पे जो है जो आपका करस्पॉन्डिंग लीबर है जो फ्लोटिंग रेट है वो क्या है 5% है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5%। और यहाँ पर आप कितने दिन का इंटरेस्ट निकालोगे, देखो यहाँ पर 6 मंथ्स का ही टाइम पीरियड है, 6 मंथ्स का ही पीरियड है, देखो 6 मंथ्स का पीरियड है। कहाँ से कहाँ तक का, इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप से सेटलमेंट डेट तक का, इफेक्टिव डेट ऑफ स्वैप से सेटलमेंट डेट तक का जो टाइम पीरियड हो गया 6 मंथ्स का ही है। बट इसमें जो डेज है वो कितने हैं, 181 डेज है। कितने हैं, 181 डेज है। आपको 181 डेज का क्या करना है, ब्याज निकालना है, 181 डेज का इंटरेस्ट निकालना है। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाय 181 डिवाइडेड बाय 360, ओके। तो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 181 डिवाइडेड बाय 360, ये करने पे कितना आ रहा है, 20,111.111 रुपीज। समझ में आ गया, ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। वही देखो यहाँ पर हमने निकाल रखा होगा, देख लो 8 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5% मल्टीप्लाइड बाय 181 डिवाइडेड बाय 360 कितना आ रहा है, 20,111.111। आपको 3 डेसिमल प्लेसेस तक बताना था, इसके लिए हमने क्या करा, उसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख के बता दिया है। अगर वो नियरेस्ट इंटीजर में बोलता था तो हम क्या करते थे, 20,111 लिखते थे, ओके। ये हमारा सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब देखो थर्ड पार्ट में वो क्या पूछ रहा है। इन क्वेश्चन नंबर 2 अबाउ इफ द सेटलमेंट इज ऑन नेट बेसिस, सेटलमेंट कभी भी ऐसे भी क्या होता है, नेट बेसिस पे होता है। हाउ मच द फिक्स्ड रेट पेयर वुड पे टू द फ्लोटिंग रेट पेयर। यहां पर देखो जो फिक्स्ड रेट पेयर है वो क्या करेगा, 24,000 रुपए का इंटरेस्ट देगा। यहां पर हमारे केस में मिस्टर ए को हमने क्या करा था, मिस्टर ए को हमने फिक्स्ड रेट पेयर बनाया था, और मिस्टर बी को जो हमने क्या करा था, फ्लोटिंग रेट पेयर बनाया था। तो जो मिस्टर ए है वो क्या कर रहा है, फिक्स्ड रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे कर रहा है, और फ्लोटिंग रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है। और जो मिस्टर बी है वो क्या कर रहा है, फ्लोटिंग रेट के हिसाब से क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, और फिक्स्ड रेट के हिसाब से क्या कर रहा है, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है, ओके। अब यहां पर देखना आपने, ये जो मिस्टर ए है वो क्या कर रहा है, फिक्स्ड रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दे रहा है। उसने क्या करा होगा, 24,000 रुपए का इंटरेस्ट दिया होगा मिस्टर बी को। ये फर्स्ट वाले पार्ट में जो सेमी एनुअल फिक्स पेमेंट हमने निकाला था कितना आया था, 24,000 रुपए आया था। तो मिस्टर ए ने जो है क्या करा होगा, 24,000 रुपए का इंटरेस्ट पे किया होगा मिस्टर बी को, ओके। और ये जो मिस्टर बी है ये क्या है, फ्लोटिंग रेट पेयर है, ये क्या करेगा, फ्लोटिंग रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। मिस्टर बी जो है क्या करेगा, फ्लोटिंग रेट के हिसाब से इंटरेस्ट देगा। तो मिस्टर बी ने जो है क्या करा है, 20,111.111 20,111.111 कितना रुपीस का इंटरेस्ट क्या करा होगा, दिया होगा मिस्टर ए को। मिस्टर बी जो है, मिस्टर बी वो क्या है, फ्लोटिंग रेट पेयर है, तो क्या कर रहा है, फ्लोटिंग रेट के हिसाब से क्या कर रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है सामने वाली पार्टी को। मिस्टर बी जो है क्या कर रहा है, फ्लोटिंग रेट पेयर है, तो फ्लोटिंग रेट के हिसाब से क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है सामने वाली पार्टी को। तो सेकंड वाले पार्ट में हमने जो है फर्स्ट फ्लोटिंग रेट पेमेंट जो है कितना निकाला था, 20,111.111। तो इतना इंटरेस्ट जो है 20,111.111, इतना इंटरेस्ट जो है क्या होगा, मिस्टर बी जो है क्या करेगा, मिस्टर ए को देगा। अब सेटलमेंट जो है कभी भी क्या होता है, नेट बेसिस में होता है। एक्चुअल में ये चीज नहीं होगी। एक्चुअल में जो है मिस्टर ए 24,000 रुपए मिस्टर बी को नहीं देने वाला है, और एक्चुअल में जो है मिस्टर बी जो है वो क्या करेगा, मिस्टर ए को 20,111.111 इतना रुपीज नहीं देगा। सेटलमेंट क्या होगा, नेट बेसिस पे होने वाला है। यहां पर आप देखो क्या हो रहा है, ये जो मिस्टर बी है इसको 24,000 रुपए मिल रहे हैं, मिस्टर बी को जो है क्या हो रहा है, 24,000 रुपए मिल रहे हैं मिस्टर ए के पास से, और मिस्टर बी जो है क्या कर रहा है, 20,111.111 इतना रुपया क्या कर रहा है, मिस्टर ए को दे रहा है। तो नेट में जो है क्या हो रहा है, मिस्टर बी के पास रुपया आ रहा है, नेट में जो है मिस्टर बी के पास रुपया आ रहा है। आप देखो यहां पर बराबर से, ये जो मिस्टर बी है इसको क्या हुआ, 24,000 रुपए आए, और उसने दिया कितना, 20,111.111 इतना रुपया दिया। तो नेट में जो है क्या हो रहा है, मिस्टर बी के पास रुपया आ रहा है, कितना रुपया आ रहा है, 24,000 माइनस 20,111.111, ये करने पे कितना आ रहा है, 3,888.889 रुपीज। तो क्या होगा, जब सेटलमेंट नेट बेसिस पे होगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो फ्लोटिंग रेट पेयर है जैसे कि मिस्टर बी, जो फ्लोटिंग रेट पेयर है मिस्टर बी, उसको क्या होगा, नेट में 3,888.89 रुपीज मिलेगा, किसके पास से, फिक्स्ड रेट पेयर के पास से। या फिर इसको आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो कि जो फिक्स्ड रेट पेयर है जैसे कि मिस्टर ए, जो फिक्स्ड रेट पेयर है मिस्टर ए, तो क्या करना होगा, नेट में 3,888.89 रुपीज देना पड़ेगा, सॉरी 3,888.889 रुपीज देना पड़ेगा, किसको, फ्लोटिंग रेट पेयर को। ये जो मिस्टर ए है फिक्स्ड रेट पेयर, उसको नेट में 3,888.889 रुपीज देना पड़ेगा, इसको, फ्लोटिंग रेट पेयर। वही चीज देखो यहां पर हमने लिखी है, अमाउंट डेट फिक्स्ड रेट पेयर वुड पे टू फ्लोटिंग रेट पेयर।
यहां पर क्या हो रहा है, ये जो फिक्स्ड रेट पेयर है मिस्टर ए, उसको नेट में जो है क्या करना पड़ रहा है, आउटफ्लो हो रहा है उसका। जो फिक्स्ड रेट पेयर है मिस्टर ए, उसका क्या हो रहा है, नेट में आउटफ्लो हो रहा है, क्योंकि उसको 24,000 रुपए देने पड़ रहे हैं और उसको मिल रहे कितने, 20,111.111, इतने रुपीज ही मिल रहे हैं। तो जो फिक्स्ड रेट पेयर उसका क्या हो रहा है, नेट में आउटफ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट का, कितना रुपीज का, 24,000 माइनस 20,111.111, ये करने पे कितना आ रहा है, 3,888.889 रुपीज। ओके, तो जो फिक्स्ड रेट पेयर है मिस्टर ए, जो फिक्स्ड रेट पेयर है मिस्टर ए, तो क्या करना होगा, नेट में 3,888.889 रुपीज देना पड़ेगा, किसको, फ्लोटिंग रेट पेयर को। समझा कि नहीं? ठीक है, तो थर्ड वाले पार्ट में मेरे ख्याल से यही पूछा था, हाउ मच द फिक्स्ड रेट पेयर वुड पे टू द फ्लोटिंग रेट पेयर। तो जो फिक्स्ड रेट पेयर है मिस्टर ए, वो क्या करेगा, फ्लोटिंग रेट पेयर को, मतलब मिस्टर बी को जो है नेट में क्या करेगा, 3,888.889 रुपीज का क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। ठीक है, यहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो ये भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखो आखिरी क्वेश्चन पे आ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे, फटाफट से रीड करना स्टार्ट करो। IF, an Indian firm, has its subsidiary in Singapore, and SF, a Singapore firm, has its subsidiary in India, and face the following interest rate। ये टेबल में देखो आपको दे रखा है कि अगर वो इंडियन फर्म जो है IF, अगर वो क्या कर रही है, फ्लोटिंग रेट पे बोरोइंग करती है, तो जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो क्या रहेगा, PPLR प्लस 0.5%, और अगर फिक्स रेट पे बोरोइंग करती है तो क्या होगा, उसको इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, 3% का लगेगा। अब वो जो सिंगापुर फर्म है SF, अगर वो फिक्स रेट पे, सिंगापुर फर्म जो है SF, अगर वो फ्लोटिंग रेट पे बोरिंग करती है तो जो इंटरेस्ट रेट लगेगा क्या रहेगा, BPLR प्लस 1.5%, और अगर वो फिक्स रेट पे बोरिंग करती है तो उसको इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, 3.5%। ओके, आगे रीड करना। SF विशेष टू बोरो रूपी लोन एट अ फ्लोटिंग रेट एंड IF विशेष टू बोरो लोन एट सिंगापुर डॉलर्स एट अ फिक्स रेट। ठीक है, ये जो सिंगापुर फर्म है SF, ये रुपी में लोन लेना चाहती है एट अ फ्लोटिंग रेट, और ये जो इंडियन फर्म है IF, ये सिंगापुर डॉलर में लोन लेना चाहती है एट अ फिक्स्ड रेट। द अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड बाय बोथ द कंपनीज इज सेम एट द करंट एक्सचेंज रेट। बैंक अरेंजेस अ स्वैप एंड रिक्वायर्स 50 बेसिस पॉइंट एज इट्स कमीशन। जो बैंक इन दोनों पार्टीज में स्वैप अरेंजमेंट एंटर करवा के दे रही है, उसको 50 बेसिस पॉइंट का कमीशन चाहिए, मतलब 0.5% का कमीशन चाहिए, विच इज टू बी शेयर्ड इक्वली। IF रिक्वायर्स अ मिनिमम गेन ऑफ 20 बेसिस पॉइंट। जो इंडियन फर्म है IF, उसको मिनिमम गेन 20 बेसिस पॉइंट का चाहिए, और जो सिंगापुर फर्म है SF, उसको रिक्वायर्स अ मिनिमम गेन ऑफ 10 बेसिस पॉइंट फॉर स्ट्रक्चरिंग द डील। द बैंक इज वेरी कीन टू स्ट्रक्चर द डील इवन इफ इट हैज टू फॉरगो अ पार्ट ऑफ इट्स कमीशन। अगर बैंक को अपना कुछ कमीशन जो है छोड़ना पड़ रहा है, बैंक उसको छोड़ने को तैयार है, क्योंकि बैंक को जो कोई भी हालत में वो डील स्ट्रक्चर करा के देनी है। ठीक है, वो दोनों पार्टीज को स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करा के देना है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट whether there are any advantages available to IF and SF. Second part, whether a swap can be arranged which may be beneficial to both the firms. Third, what rate of interest will they end up paying, show detailed workings. ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है, और इस टाइप के क्वेश्चन ICAI बहुत फ्रीक्वेंट मैनर में टेस्ट करती है। नवंबर 24 एग्जाम में भी पूछा था इस टाइप का क्वेश्चन, 6 मार्क या 8 मार्क के लिए पूछा था कुछ। ओके, अब यहाँ पर हमारा प्रेजेंटेशन ICAI का प्रेजेंटेशन डिफर करता है, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अभी जैसा मैं आपको बताऊंगा ना, वैसा आपने पूरा एग्जाम में लिख के आना। ठीक है, मजे से पूरा वैसा लिख के आना, कोई दिक्कत नहीं है, और आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल भी जाएंगे, और बहुत इजीली हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको बिना डायग्राम बनाए जो ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो बता देता हूं। तो यहां पर देखो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये जो इंडियन फर्म है, ये इंडियन फर्म जो है, इसको क्या है, दोनों ही इसमें क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। कैसे पता चला, अगर IF जो है फ्लोटिंग रेट पे क्या करती है, उधार लेती है, तो जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है कितना है, BPLR प्लस 0.5% है, और वही सिंगापुर फर्म को जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है कितना है, BPLR प्लस 1.5% लग रहा है। इंडियन फर्म जो IF है उसको क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है। ठीक है, अगर फ्लोटिंग रेट पे भी वो क्या कर रहे हैं, अपना फंड्स बोरो कर रहे हैं। जो इंडियन फर्म IF है और सिंगापुर फर्म SF है, अगर ये फ्लोटिंग रेट पे क्या कर रहे हैं, फंड्स बोरो कर रहे हैं, किसको इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है, IF को जो इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है, इसको BPLR प्लस 0.5% लग रहा है, और SF को कितना लग रहा है, BPLR प्लस 1.5% लग रहा है। ओके, और अगर दोनों ही फर्म्स जो क्या कर रही है, फिक्स रेट पे अगर बोरिंग करते हैं, तो उस केस में क्या हो रहा है, IF को सिर्फ 3% ही लग रहा है, इंडियन फर्म IF को 3% लग रहा है, और सिंगापुर फर्म को जो है SF को कितना लग रहा है, 3.5% लग रहा है। तो दोनों ही इसमें फ्लोटिंग रेट एज वेल एज फिक्स रेट, दोनों ही इसमें क्या हो रहा है, IF को जो है क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, उसको इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, कम लग रहा है। BPLR प्लस 0.5% जो है क्या है,
कम है, बीपीएलआर प्लस 0.5% क्या है, कम है एज कंपेयर टू बीपीएलआर प्लस 1.5%। और ये जो 3% ये भी क्या है, कम है एज कंपेयर टू 3.5%। तो सबसे पहले तो आप क्या चीज लिख के बताओगे, इन बोथ दी मार्केट्स फ्लोटिंग रेट और फिक्स रेट दोनों ही मार्केट में क्या है, इंडियन फर्म आईएफ को जो है क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है एज कंपेयर टू एसएफ। इन बोथ दी मार्केट्स इंडियन फर्म आईएफ हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज एज कंपेयर्ड टू सिंगापुर फर्म एसएफ। बट जो अमाउंट ऑफ एडवांटेज है वो कहां पे ज्यादा है, देखो यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना है, 1% का है। फ्लोटिंग रेट वाले मार्केट में दोनों को जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है उसके बीच में अगर आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो क्या होगा, 1% का आएगा। डिफरेंस जो है कितना है यहाँ पर, 1% का है। और फिक्स रेट वाले मार्केट में दोनों को जो इंटरेस्ट रेट लग रहा है उसके बीच का अगर आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो कितना आएगा, 0.5% का आएगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बीपीएलआर प्लस 1.5% माइनस बीपीएलआर प्लस 0.5% करने में क्या हो रहा है, 1% आ रहा है। और यहाँ पर 3.5% माइनस 3% करने में क्या हो रहा है, 0.5% आ रहा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ एडवांटेज कहां पर ज्यादा है, फ्लोटिंग रेट वाली इसमें क्या है, अमाउंट ऑफ एडवांटेज ज्यादा है। यहाँ पर 1% का है, यहाँ पर 1% का बेनिफिट होगा। अगर फ्लोटिंग रेट का अगर हम देखेंगे, ठीक है, फ्लोटिंग रेट मार्केट में अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, इंडियन फर्म आईएफ को क्या हो रहा है, 1% का बेनिफिट हो रहा है। तो 1% क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है। इंडियन फर्म आईएफ को 1% इंटरेस्ट रेट कम लग रहा है कंपेयर टू सिंगापुर फर्म एसएफ। बट फिक्स रेट वाले मार्केट में क्या हो रहा है, जो इंडियन फर्म आईएफ उसको क्या हो रहा है, 0.5% ही इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, कम लग रहा है कंपेयर टू सिंगापुर फर्म एसएफ। तो कंपेरेटिव एडवांटेज कहां पर है, कंपेरेटिव एडवांटेज कहां पर है, फ्लोटिंग रेट वाले मार्केट। ठीक है, कंपेरेटिव एडवांटेज कहां पर है, फ्लोटिंग रेट वाले मार्केट में। समझ में आ गया। ठीक है, जो इंडियन फर्म आईएफ है उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों ही मार्केट में, फ्लोटिंग रेट में भी और फिक्स रेट में भी। बट जो कंपेरेटिव एडवांटेज है उसको कहां पर है, फ्लोटिंग रेट वाले इसमें। ये कैसे पता चला, क्योंकि अमाउंट ऑफ एडवांटेज फ्लोटिंग रेट वाले इसमें 1% है और अमाउंट ऑफ एडवांटेज फिक्स रेट वाले इसमें क्या है, 0.5% है। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, कंपेरेटिव एडवांटेज जो है कि इंडियन फर्म आईएफ को कंपेरेटिव एडवांटेज कहां पर है, फ्लोटिंग रेट वाले मार्केट में। यहां पर जब आप दोनों पार्टीज में स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करवाओगे, दोनों पार्टीज को जब आप स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करवाओगे तो क्या होगा, देखना ये जो इंडियन फर्म आईएफ है इसको हम क्या बोलेंगे, तू फ्लोटिंग रेट पे क्या कर, बोरोइंग कर। और जो सिंगापुर फर्म एसएफ है उसको हम क्या बोलेंगे, तू फिक्स्ड रेट पे क्या कर, बोरोइंग कर। ठीक है, या फिर इतना जो है समझने की भी जरूरत नहीं है। एक शॉर्टकट तरीका क्या है, जो उनको करना है उससे उल्टा करवाना है उनसे। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है, ये जो सिंगापुर फर्म एसएफ है इसको क्या करना है, रुपए में लोन लेना है एट अ फ्लोटिंग रेट। ये जो सिंगापुर फर्म एसएफ इसको क्या करना है, रुपये में लोन लेना है एट अ फ्लोटिंग रेट। तो जो इसको करना है ना इससे उल्टा करवाओ। तो इसको फ्लोटिंग रेट पे लोन लेना था, सिंगापुर फर्म एसएफ को क्या करना था, फ्लोटिंग रेट पे लोन लेना था। तो उसको हमने क्या करा, फिक्स रेट पे लोन देने लगवा दिया। ठीक है, और जो इंडियन फर्म आईएफ है उसको क्या करना था, सिंगापुर डॉलर में लोन लेना था एट अ फिक्स रेट। तो जैसा उसको करना था उससे उल्टा करवा दिया। उसको फिक्स रेट की बजाय, इंडियन फर्म आईएफ को जो फिक्स रेट की बजाय क्या करा, फ्लोटिंग रेट पे जो लोन लेने लगवा दी। तो ये और सिंपल तरीका याद रखने का कि जो चीज उनको करना है, जो चीज उनको चाहिए, ठीक है, जो चीज की उनकी इच्छा है उससे हम क्या कर रहे हैं, उल्टा करवा रहे हैं। ओके, तो सिंगापुर फर्म एसएफ को जो है फ्लोटिंग रेट पे लोन लेना था तो उसको हमने क्या करा, फिक्स रेट पे लोन लेने लगवा दिया। और जो इंडियन फर्म आईएफ है उसको फिक्स रेट पे लोन लेना था तो उसको हमने क्या करा, फ्लोटिंग रेट पे लोन लेने लगवा दिया। अगर दोनों पार्टीज, ये जो दोनों पार्टीज है आईएफ और एसएफ, अगर ये स्वैप अरेंजमेंट में एंटर नहीं करते थे तो उस केस में जो उनको इंटरेस्ट लगता था कितना कितना लगता था। तो यहां पर देखना, वो जो इंडियन फर्म आईएफ है वो क्या करती थी, फिक्स रेट पे जो लोन लेती थी उसको 3% का इंटरेस्ट कॉस्ट लगता था। और जो सिंगापुर फर्म एसएफ है वो क्या करती थी, फ्लोटिंग रेट पे लोन लेती थी तो उसको जो इंटरेस्ट कॉस्ट लगता था कितना रहता था, बीपीएलआर प्लस 1.5%। तो अगर दोनों पार्टीज जो है, ठीक है, ये जो दोनों फर्म्स है आईएफ और एसएफ, अगर इस स्वैप अरेंजमेंट में एंटर नहीं करते तो उस केस में जो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट है, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट है वो क्या रहेगा, इन दोनों का एडिशन, बीपीएलआर प्लस 1.5% प्लस 3%। ये करने पे कितना आएगा, बीपीएलआर प्लस 4.5% आ जाएगा। बट जब ये दोनों पार्टी स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर लेंगे तो उस केस में जो है अब टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट क्या लगेगा, इन दोनों का एडिशन, बीपीएलआर प्लस 0.5% प्लस 3.5%। तो ये कितना आएगा, बीपीएलआर प्लस 4% आ जाएगा। ये चीज समझ में आई। ठीक है, जब दोनों फर्म्स स्वैप अरेंजमेंट में एंटर नहीं कर रहे, ध्यान से सुनना, जब दोनों फर्म्स स्वैप अरेंजमेंट में एंटर नहीं कर रहे तो उस केस में जो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगा वो क्या रहेगा, इन दोनों का एडिशन, बीपीएलआर प्लस 1.5% प्लस 3%। ये करने पे क्या आएगा, बीपीएलआर प्लस 4.5% आ जाएगा। बट जब ये दोनों फर्म स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर लेंगे तो उस केस में जो टोटल कॉस्ट लगेगा वो क्या रहेगा, अब इन दोनों का आपको एडिशन करना रहेगा। कितना आएगा, बीपीएलआर प्लस 0.5% प्लस 3.5%, बीपीएलआर प्लस 0.5% प्लस 3.5%। ये करने पे क्या होगा, बीपीएलआर प्लस 4% आ जाएगा। यहां पर देखो जो टोटल बेनिफिट होगा, ठीक है, स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करने की वजह से टोटल बेनिफिट होगा वो आप क्या करोगे,
टोटल कॉस्ट, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट था विदाउट स्वैप माइनस टोटल कॉस्ट विद स्वैप, वो करने से क्या होगा, आपको टोटल बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो बीपीएलआर प्लस 4.5% माइनस ब्रैकेट में बीपीएलआर प्लस 4%, ये करने पे क्या होगा, 0.5% निकल के आ जाएगा। यहां पर देखो मैं आपको ये बता दे रहा हूं, देखते जानो। जो भी चीज मैंने आपको अभी ओरली बताई थी, ठीक है, उसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे एग्जाम में वो देख लो। दिख रहा है सभी को स्क्रीन पे? तो देखना, यहां पर हमने सबसे पहले वही चीज लिख के बताया कि जो इंडियन फर्म है आईएफ, उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है रुपी लोन में भी एज वेल एज सिंगापुर डॉलर लोन में भी। ठीक है, तो जो इंडियन फर्म है आईएफ, उसको दोनों ही मार्केट में क्या एडवांटेज है, फ्लोटिंग रेट वाले मार्केट में भी और फिक्स रेट वाले मार्केट में भी। रुपी लोन वाली जो चीज है वो क्या है, फ्लोटिंग रेट था मेरे ख्याल से, हाँ, और सिंगापुर डॉलर वाला क्या है, फिक्स रेट है। उसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, फ्लोटिंग रेट और ये फिक्स रेट। सबसे पहले हमने क्या करा, ये चीज ही लिख के बताई कि जो इंडियन फर्म है आईएफ, उसको दोनों ही मार्केट्स में फ्लोटिंग रेट एज वेल एज फिक्स रेट वाले मार्केट में क्या है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। बट जो अमाउंट ऑफ एडवांटेज है वो क्या है, फ्लोटिंग रेट वाले मार्केट में ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहां पर देखो, जब आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 1% आ रहा है, और यहां पर जब आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, 0.5% आ रहा है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एडवांटेज कहां पर ज्यादा है, फ्लोटिंग रेट वाले मार्केट में। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं अब आगे, जो इंडियन फर्म आईएफ है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है फ्लोटिंग रेट वाले मार्केट में। यहां पर देखो हमने वही चीज लिखा, अमाउंट ऑफ एडवांटेज इज हायर इन रुपी लोन। रुपी लोन मतलब क्या है, फ्लोटिंग रेट। ओके, फ्लोटिंग रेट, अमाउंट ऑफ एडवांटेज जो क्या है फ्लोटिंग रेट वाले मार्केट में ज्यादा है। इस वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि जो इंडियन फर्म आईएफ है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है, जो इंडियन फर्म आईएफ है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है रुपी लोन वाले इसमें, मतलब फ्लोटिंग रेट वाले इसमें। तो हमने क्या बोल दिया, ये सब चीजें लिख के बता दी कि इंडियन फर्म आईएफ को एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों ही मार्केट्स में, बट जो अमाउंट ऑफ एडवांटेज ऑफ फ्लोटिंग रेट वाले इसमें ज्यादा है एज कंपेयर टू फिक्स रेट। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो इंडियन फर्म आईएफ है उसको कंपैरेटिव एडवांटेज है फ्लोटिंग रेट वाले मार्केट में। तो अब क्या होगा, जो इंडियन फर्म आईएफ है उसको हम क्या बोलेंगे, तो फ्लोटिंग रेट पे लोन ले, और जो सिंगापुर फर्म है एसएफ उसको हम क्या बोलेंगे, तो फिक्स रेट पे लोन ले। वही चीज देखो लिखी है, इंडियन फर्म आईएफ विल टेक लोन इन रुपी एट फ्लोटिंग रेट एंड सिंगापुर फर्म एसएफ जो विल टेक लोन इन सिंगापुर डॉलर एट फिक्स रेट। ठीक है, अब ये चीज तो हमने पूरी जो रामायण लिख के बता दी। अब आगे देखना क्या होगा, अगर दोनों पार्टी स्वैप अरेंजमेंट में एंटर नहीं करते, अगर दोनों पार्टीज जो है स्वैप अरेंजमेंट में एंटर नहीं करते, तो उस केस में क्या होगा, जो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट है वो क्या लगेगा। तो यहां पर देखो, अगर दोनों पार्टी स्वैप अरेंजमेंट में एंटर नहीं करते तो उस केस में क्या होगा, जो उनकी इच्छा थी वैसा वो कर रहे हैं। तो जो सिंगापुर फर्म एसएफ है वो क्या कर रही है, रुपी में लोन ले रही है एट फ्लोटिंग रेट। जो सिंगापुर फर्म एसएफ है वो क्या कर रही है, रुपी में लोन ले रही है एट फ्लोटिंग रेट, तो बीपीएलआर प्लस 1.5% लगेगा उसको। और जो इंडियन फर्म आईएफ है वो क्या कर रही है, सिंगापुर डॉलर में लोन ले रही है एट फिक्स रेट, उसको क्या होगा, 3% लगेगा। तो जो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट है वो क्या आ जाएगा, बीपीएलआर प्लस 1.5% प्लस 3%, यानी कितना आ जाएगा, बीपीएलआर प्लस 4.5%। ये चीज भी देखो हमने लिख के बता दी कि टोटल इंटरेस्ट जो है विदाउट स्वैप, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट जो है विदाउट स्वैप जो है क्या लगेगा, बीपीएलआर प्लस 4.5%। समझ में आ गया। बट अगर अब दोनों पार्टीज क्या करती है, स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर लेती है, दोनों पार्टी स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर लेती है, तो उस केस में क्या होगा, हम जो है क्या करेंगे, वो जो इंडियन फर्म है आईएफ उसको क्या बोलेंगे, तू फ्लोटिंग रेट पे लोन ले, और जो सिंगापुर फर्म एसएफ उसको क्या बोलेंगे, तू फिक्स रेट पे लोन ले। अब स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करने के बाद, अब अगर दोनों पार्टी स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर लेती है, तो उस केस में उनको जो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट है वो क्या लगेगा, बीपीएलआर प्लस 0.5% प्लस 3.5%, इन दोनों का एडिशन, बीपीएलआर प्लस 0.5% प्लस 3.5%, कितना आएगा, बीपीएलआर प्लस 4% आ जाएगा। तो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट विद स्वैप अरेंजमेंट वो कितना आएगा, बीपीएलआर प्लस 4%। देखो हमने निकाल रखा है, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट विद स्वैप अरेंजमेंट कितना आ गया, बीपीएलआर प्लस 4%। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल बेनिफिट निकालेंगे कि स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करने की वजह से टोटल बेनिफिट कितना हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे हम, टोटल इंटरेस्ट विदाउट स्वैप माइनस टोटल इंटरेस्ट विद स्वैप अरेंजमेंट, टोटल इंटरेस्ट विदाउट स्वैप माइनस टोटल इंटरेस्ट विद स्वैप अरेंजमेंट। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, बीपीएलआर प्लस 4.5% माइनस इन ब्रैकेट्स बीपीएलआर प्लस 4%। जब आप ब्रैकेट के बाहर निकालोगे क्या होगा, बीपीएलआर ब्रैकेट के बाहर आके माइनस बीपीएलआर हो जाएगा, और ये प्लस 4% ब्रैकेट के बाहर आके माइनस 4% हो जाएगा। बीपीएलआर माइनस बीपीएलआर कैंसिल आउट हो गया, 4.5% माइनस 4% करने में कितना हो गया, 0.5%। समझ में आ गया। तो स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करने की वजह से टोटल बेनिफिट कितने का हो रहा है, 0.5% का हो रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ था, जब ये वाला क्वेश्चन आए थे ना, तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, क्यों, उसके पीछे का रीजन दिखना। क्या लिख के दिया था क्वेश्चन में, कि जो बैंक है, ठीक है, जो बैंक स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करा के दे रही है उसको 50 बेसिस पॉइंट का कमीशन चाहिए। ठीक है,
और जो टोटल बेनिफिट हो रहा है वो भी कितना है 0.5% का ही। स्वैप अरेंजमेंट में एंटर होने की वजह से जो टोटल बेनिफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है 0.5% का ही हो रहा है। ठीक है, और जो बैंक स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करा के दे रही है दोनों पार्टीज को, उसको जो कमीशन चाहिए कितना चाहिए 0.5% का चाहिए। तो अगर आप बैंक को ही 0.5% का कमीशन दे दोगे तो अब जो है कुछ भी फायदा हो पाएगा क्या इंडियन फर्म आईएफ और सिंगापुर फर्म एसएफ को? नहीं, कि टोटल बेनिफिट जो हो रहा है वो 0.5% का ही है। स्वैप अरेंजमेंट में एंटर होने की वजह से जो टोटल बेनिफिट हो रहा है कितना है 0.5% का ही है। और अगर आप ये पूरा 0.5% क्या कर रहे हैं, बैंक को कमीशन के तौर पर ही दे रहे हो, तो उसके बाद जो दोनों पार्टीज के लिए तो कुछ भी फायदा बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो उन दोनों पार्टीज के लिए तो स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करना कुछ भी फायदेमंद रहा क्या? फिर नहीं। तो इसी वजह से क्या हुआ, उन्होंने क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग देखो बाद में क्या करा, आखिरी की लाइन में चेंज करी। बैंक इज वेरी कीन टू स्ट्रक्चर द डील इवन इफ इट हैज टू फॉरगो अ पार्ट ऑफ इट्स कमीशन। और क्वेश्चन में एक लाइन और क्या लिख के दिया था कि वो जो फर्म है आईएफ और एसएफ उनको भी क्या चाहिए, मिनिमम गेन तो चाहिए। कितने कितने का? इंडियन फर्म आईएफ को मिनिमम गेन चाहिए 20 बेसिस पॉइंट का, और सिंगापुर फर्म एसएफ को मिनिमम गेन चाहिए 10 बेसिस पॉइंट का। इंडियन फर्म आईएफ को मिनिमम गेन चाहिए 20 बेसिस पॉइंट का, और सिंगापुर फर्म एसएफ को मिनिमम गेन चाहिए 10 बेसिस पॉइंट का। टोटल बेनिफिट जो हो रहा है स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करने की वजह से जो टोटल बेनिफिट हो रहा है 0.5% का है। और बैंक को कमीशन कितना चाहिए 0.5% का। अगर आप बैंक को क्या कर रहे हो, पूरा 0.5% कमीशन दे रहे हो, अगर आप बैंक को 0.5% कमीशन दे रहे हो तो कुछ भी बचा क्या? नहीं। तो जो इंडियन फर्म है आईएफ उसको क्या मिनिमम गेन जो चाहिए था 20 बेसिस पॉइंट का वो मिल पाएगा क्या? नहीं। तो सिंगापुर फर्म एसएफ उसको जो मिनिमम गेन चाहिए था 10 बेसिस पॉइंट का वो मिल पाएगा क्या? नहीं। तो स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करवाना पॉसिबल है कि फिर उस केस में नहीं हो पाएगा। इस वजह से उसने क्या करा, आखिरी के जो है एक लाइन में ये चीज लिख के क्या करा, उसने क्वेश्चन को सुधार दिया। क्या सुधारा देखो, द बैंक इज वेरी कीन टू स्ट्रक्चर द डील इवन इफ इट हैज टू फॉरगो अ पार्ट ऑफ इट्स कमीशन। वो क्या बोल रहा है, बैंक जो है कोई भी हालत में दोनों पार्टीज में जो डील कराने को तैयार है, उसके लिए उसको भले अगर कुछ उसका कमीशन का पार्ट छोड़ना पड़ रहा है तो उसको छोड़ने के लिए भी तैयार है। ठीक है, बैंक मतलब बहुत ज्यादा उत्सुक है दोनों पार्टीज के बीच में स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कराने के लिए। दोनों पार्टीज को स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कराने के लिए बैंक बहुत ज्यादा उत्सुक है, और उसके लिए उसको अपना कुछ कमीशन छोड़ना भी पड़ रहा है तो उसके लिए भी क्या है, बैंक तैयार है। अब तो जो है क्वेश्चन क्या हो गया, एकदम ही थर्ड क्लास हो गया, सिंपल हो गया। क्या करोगे अब आप, जो टोटल बेनिफिट आपका आया है, अगर दोनों पार्टीज स्वैप अरेंजमेंट में एंटर कर लेती है तो उसके इसमें जो टोटल बेनिफिट है वो कितना आया, 0.5% का आया। अब क्वेश्चन में एक चीज क्या लिख के दिया था कि जो इंडियन फर्म आईएफ है उसको मिनिमम गेन कितना चाहिए, 20 बेसिस पॉइंट का चाहिए, यानी कितना 0.2% का चाहिए। जो सिंगापुर फर्म एसएफ उसको मिनिमम गेन कितना चाहिए, 0.1% का चाहिए। तो 0.5% में से 0.2% हमने क्या करा, आईएफ को दे दिया। फिर 0.5% में से हमने क्या करा, 0.1% जो है सिंगापुर फर्म एसएफ को दे दिया। अब जो बचा हुआ 0.2% रहेगा वो क्या होगा, हम बैंक को कमीशन के तौर पे दे देंगे। समझ में आए? तो स्वैप अरेंजमेंट में जब दोनों पार्टीज एंटर कर जा रही है तो जो टोटल बेनिफिट हो रहा है कितना है, 0.5% का है। बट अगर आप बैंक को ही पूरा क्या करोगे, 0.5% कमीशन का बोल के दे दोगे तो उस केस में तो क्या होगा, आईएफ को 20 बेसिस पॉइंट का मिनिमम गेन नहीं हो पाएगा, और एसएफ को भी मिनिमम गेन जो है 10 बेसिस पॉइंट का नहीं हो पाएगा। बट बैंक जो है क्या है, दोनों पार्टीज के बीच में स्वैप अरेंजमेंट एंटर कराने को बहुत ज्यादा उत्सुक है। ठीक है, बैंक को कोई भी हालत में दोनों फर्म्स के बीच में स्वैप अरेंजमेंट एंटर करवाना ही है, और उसके लिए वो अपना कमीशन भी छोड़ने को तैयार है। इस वजह से हमने क्या करा, फिर जो इंडियन फर्म को मिनिमम गेन चाहिए था 20 बेसिस पॉइंट का उसको हमने दे दिया, 0.2% दे दिया। सिंगापुर फर्म एसएफ को जो मिनिमम गेन चाहिए था 0.1% का वो भी उसको हमने दे दिया। तो 0.5% में से क्या होगा, 0.2% और 0.1% चले गए। तो अब बचा हुआ जो 0.2% वो हम क्या करेंगे, बैंक को कमीशन का बोल के दे देंगे। ठीक है, तो अब जो इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी, ध्यान से सुनना, अब जो इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट लगेगी इंडियन फर्म आईएफ को, क्या लगेगी देखना। इंडियन फर्म आईएफ जो है उसकी इच्छा क्या थी, सिंगापुर डॉलर में लोन लेने की इच्छा थी एट अ फिक्स्ड रेट। जो इंडियन फर्म आईएफ है, जो इंडियन फर्म आईएफ है उसकी इच्छा क्या थी, सिंगापुर डॉलर में लोन लेने की इच्छा थी उसकी एट अ फिक्स्ड रेट। तो उस केस में उसको जो इंटरेस्ट रेट लगता था कितना लगता था, 3% का लगता था। बट स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करने की वजह से उसको क्या हो रहा है, 20 बेसिस पॉइंट का फायदा हो रहा है, 0.2% का फायदा हो रहा है। तो उसको अब जब इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट आप निकालोगे तो कितना आएगा, 3% माइनस 0.2%, यानी कितना आएगा, 2.8% का आ जाएगा। ठीक है, जो इंडियन फर्म आईएफ है उसकी इच्छा क्या थी, सिंगापुर डॉलर में लोन लेने की इच्छा थी एट अ फिक्स्ड रेट। उसके ऊपर जो उसको इंटरेस्ट रेट लगता था कितना लगता था, 3% का लगता था। बट स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करने की वजह से उसको 0.2% का फायदा हो जा रहा है। तो अब उसको इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट जो है कितना लगेगा, 3% माइनस 0.2%, कितना आगे 2.8%। देखो यही हमने आंसर लिख रखा है। ओके, और इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट जो है सिंगापुर फर्म एसएफ को जो है कितना पड़ेगा देखना। सिंगापुर फर्म एसएफ की इच्छा क्या थी, सिंगापुर फर्म एसएफ की इच्छा क्या थी, सिंगापुर फर्म एसएफ विशेस टू बोरो रुपी लोन एट अ फ्लोटिंग रेट। सिंगापुर फर्म एसएफ की इच्छा क्या थी कि वो रुपी में लोन ले एट अ फ्लोटिंग रेट। ठीक है, तो उसके इसमें उसको जो इंटरेस्ट रेट हो कितना लगता था, बीपीएलआर प्लस 1.5% लगता था।
अगर सिंगापुर फर्म एसएफ जो है क्या करती थी, रुपी में लोन लेती थी एट अ फ्लोटिंग रेट, तो उसको जो इंटरेस्ट रेट कितना लगता था, बीपीएलआर प्लस 1.5% का लगता था। बट स्वैप अरेंजमेंट में एंटर करने की वजह से उसको क्या हो रहा है, 0.1% का फायदा हो जा रहा है। अब उसको जो इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट हो कितना लगेगा, बीपीएलआर प्लस 1.5% माइनस 0.1%, तो कितना आ जाएगा, बीपीएलआर प्लस 1.4%। ये देखो यहां पर हमने लिख के बता दिया है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो है, ठीक है, सिंगापुर फॉर्म एसएफ के लिए कितना रहेगा, बीपीएलआर प्लस 1.5% माइनस 0.1% करने में कितना आएगा, बीपीएलआर प्लस 1.4%। यहां पर हमने ये क्वेश्चन पूरा की पूरा बना लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंट मैनर में टेस्ट किए जाते हैं। नवंबर 24 एग्जाम में तो आ गया था वैसे इस टाइप का क्वेश्चन, अगर पूछना रहा तो फिर से भी पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नवंबर 24 एग्जाम में आया तो अब मई 25 में नहीं पूछ सकते, पूछना रहा तो पूछ सकते हैं, तो आपने तैयार रहना चाहिए। अभी जो मैंने आपको पूरी स्टेप्स बताई वो बस ख्याल में रखो, जैसा मैंने प्रेजेंटेशन बताया वो ख्याल में रखो, वैसा भी आप एग्जाम में करके आ जाओगे, पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, गारंटी, ठीक है। चलो यहां पर हमने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट जो है पूरा की पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 10 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, ठीक है, और बाद में हम क्या करेंगे, फॉरेक्स और आईएफएम जो उसको भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। वो आखिरी चीज है हमारा फॉरेक्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो भी मैं क्या करूंगा, मैं आपको पूरा की पूरा कंप्लीट करा के दे दूंगा, ठीक है। चलो